अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुल अबरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। ये मंजर डिफेंस के इलाके में खड़े इस खूबसूरत बंगले का है जिसमें रहने वाला हर शख्स आज मारे खुशी के हवा में फिर रहा था। वजह घर के दो बड़े बच्चों का निकाह था जिसने इस बंगले में रहने वाले दो भाइयों की मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दिया था। जमील साहब और असगर साहब पिछले 25 साल से इस बंगले में मुकीम थे। दोनों में बेहद मोहब्बत थी। हमेशा से एक ही बिजनेस, एक ही घर और अब बच्चों के निकाह ने इन्हें मज़ीद जोड़ दिया था। इनकी बेगमां दिलशाद बेगम, शगुफ्ता बेगम भी सगी बहनें थीं। जमील साहब और दिलशाद बेगम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इनकी सबसे बड़ी बेटी आयशा थी जो कि इस वक्त 18 साल की थी। आयशा के बाद एक अरसा तक इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। फिर अल्लाह ने इन्हें 3 बार जुड़वा बच्चों से नवाजा। आयशा के बाद 8 साला उमर और रमशा थे। इनके बाद 7 साला अली और अनुशा थे और इनके बाद 6 साला ज़िशान और नाजिश थे। यही हाल असगर साहब और शगुफ्ता बेगम का भी था। इनके सबसे बड़ा बेटा 19 साला असद, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें भी अरसा बाद हूबहू 3 जोड़ियां अता की थी। इसके बाद 9 साला अहमद और दानिश, इनके बाद 7 साला तैमूर और जमर, इनके बाद 6 साला हादिया और फातिमा थे। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, माशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। जमील साहब और असगर साहब की इकलौती बहन ज़ैनब बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। आमीन। ज़ैनब तुम ख़याम को नहीं लाई? दिलशाद बेगम ने ज़ैनब बेगम और हसन साहब के इकलौते बेटे ख़याम के बारे में पूछा। इनकी शादी को 17 साल हो चुके थे, पर शादी के 14 साल बाद भी जब इनके यहाँ औलाद ना हुई तो वो शदीद मायूस होने लगी। ऐसे में लोगों के ताने और तंज इनके लिए जल्दी पर नमक छिड़कने का काम करते थे। ससुराल के नाम पर इनके सिर्फ एक देवर थे जिनकी 2 बेटियां थीं। फैज़ान साहब और रज़िया बेगम ने भरपूर कोशिश की कि हसन साहब की दूसरी शादी करवाने की, पर वो ये कहकर टाल देते कि अगर इनकी किस्मत में औलाद होती तो ज़ैनब से ही हो जाती। लेकिन ये ज़माना और इनके लोग कहाँ समझते थे। किसी को लोगों की बातों से तंग आकर हर किसी की लोगों की बातों से तंग आकर हसन साहब ज़ैनब बेगम को लेकर दुबई शिफ्ट हो गए, जहां 1 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें ख़याम से नवाज दिया। ख़याम की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही हसन साहब वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने ख़याम हाउस के नाम से एक खूबसूरत बंगला बनवाया, जहां वो और ज़ैनब अपनी ज़िंदगी के कुल हासिल ख़याम के साथ एक अलग ही आशियाना बनाए बैठे थे। बस सो रहा था तो मैं नहीं लाई, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। ये क्या बात हुई फूफो, आप इसे भी ले आती ना? आयशा ने कहा। अरे भी अभी से इतना ना उछलो दुल्हन साहिबा, हमारे जाने के बाद तुमने ही संभालना है इसे। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। और वो सब आज उम्रे पर रवाना हो रहे थे। पर फूफो तो अब खुद ही बिजी होने वाली हैं कि असद भाई पास खड़े उमर ने शीर लहजे में कहा, जिस पर आयशा ने इसे घूरा और चुप कर असद ने इसे टोका। लाला अभी से इतनी हमायत? हादिया ने कहा। बारी बारी सभी बच्चे इन्हें छेड़ रहे थे। चले अब निकलना चाहिए, असगर साहब ने कहा, जिस पर सभी उठ गए। इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। शगुफ्ता बेगम ने सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई और इनके साथ बाकी सब भी बैठ गए। ज़ैनब जाती जाती एक ख्याल के तहत मुड़ी और आयशा के दोनों हाथ थामे। मेरे ख़याम का ध्यान रखना आयशा, वो कोई सोना चांदी नहीं है, ना ही कोई हीरा है। वो मेरी ज़िंदगी का महवर है, मेरी कुल कायनात है, मेरा मोती है। वो पानी में डूबे सीप का मोती है, बेहद शफाफ। इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझसे वादा करो आयशा, तुम मेरे मोती का ख्याल रखोगी। ज़ैनब इसकी आंखों में देखकर न जाने किस कैफियत से कह रही थी। मैं वादा करती हूँ फूफो, आपके मोती का ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र हैं। आयशा के कहने पर उन्होंने मोहब्बत से इसका माथा चूमा और गाड़ी में सवार हो गई। देखते ही देखते गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। हेलो जी, कौन? आयशा ने ज़ैनब के घर के नंबर पर फ़ोन किया तो कोई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ, ज़ैनब पप्पो की भतीजी। क्या मैं ख़याम से बात कर सकती हूँ? जी मैम, आप होल्ड करें, मैं ख़याम सर को बुलाती हूँ। रोज़ी जो के ख़याम की केयर टेकर थी, इसने कहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद फ़ोन में से किसी बच्चे की आवाज़ गूंजी। वालेकुम सलाम ख़याम, कैसे हो? आयशा ने पूछा। मैं ठीक, आप कौन हो? ख़याम ने जवाब देकर पूछा। मैं आयशा बात कर रही हूँ, आपके बड़े मामू की बेटी। पहचाना मुझे? आयशा ने तारुफ करवाया। चूँकि ख़याम बहुत कम बार ही अपने ननिहाल गया था तो इसे किसी का कुछ इल्म नहीं था। जी मामा ने बताया था आपके बारे में, ख़याम ने कहा। अच्छा, क्या बताया था? आयशा ने तजस्सुस से पूछा। यही कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी आपी तुम्हें कॉल करेंगी और ये भी कहा था कि आयशा आपी तुम्हारा ख्याल रखेंगी और मैं आपको बिल्कुल भी तंग ना करो। ख़याम ने पूरी बात बताई। अच्छा तो बताओ, कोई परेशानी तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे अकेले? आयशा ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं मामा बाबा को मिस कर रहा हूँ। ख़याम का लहजा आखिर में अफसुर्दा हो गया। ओह, तो आप इनको कॉल कर लेना और परेशान ना हो, वो जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको रोज़ इसी नंबर से कॉल करूँगी। ओके, आयशा ने कहा। ओके, थैंक यू। आप भी, ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ख़याम ने कॉल काट दी और दूसरी तरफ आयशा भी इससे बात करके मुतमिन होती उठ गई। अब मामूल ये था कि आयशा और असद मिलकर सब बच्चों और पूरे घर को संभाल रहे थे। असद पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस को भी देख रहा था, जबकि आयशा भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों और घर की पूरी देखभाल कर रही थी। इसी दौरान वो बाकायदगी से ख़याम से बात करती थी। ख़याम ने इसे कभी
देखा ना था, पर वो फ़ोन पर ही जैसे काफ़ी मायूस हो गया था। वो अब अक्सर घंटों इससे बातें करता था, इसके देर से फ़ोन करने पर नाराज़ होता था। दूसरी तरफ आशा को भी इससे ख़ुसूसी लगाव हो गया था। वजह इनमें होने वाली वो गुफ्तगू थी, "आपी मैं बस शूज़ पहन रहा हूँ, आप देखना मैं मम्मा पापा के आने से पहले पहुँच जाऊँगा।" ख़याम जल्दी से शूज़ पहनता साथ-साथ आशा से बात कर रहा था। आज ज़ैनब लोग वापस आ रहे थे। "मेरी जान आराम से, आप लेट हो चुके हैं। आपके असद भाई तो अब वापस आने वाले होंगे सबको लेकर।" आयशा ने कहा, "नहीं, आप देखना मैं वक़्त पर पहुँच जाऊँगा।" ख़याम एतमाद से बोला, "लो जी, आ भी गए वो लोग, तुम अब आराम से आना।" आयशा ने असद को अंदर आते देखा तो कहा, "आप ही मेरी मम्मा से बात करवाएं ना।" ख़याम ने चेक कर कहा, लेकिन दूसरी जानिब आयशा ने कोई जवाब ना दिया। वो बस अकेले आते असद को देख रही थी, जिसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो कर आया हो। "असद, क्या हुआ? आप अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सब कहाँ हैं?" आयशा ने घबराते हुए पूछा। इसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। बाकी बच्चे भी असद की तरफ मतवज्जो थे। "आयशा, बाबा लोग का प्लान क्रैश हो गया है।" असद इतना बोलकर फूट-फूट के रो दिए, जबकि इसकी बात आशा और फ़ोन सुनता ख़याम दोनों सजदे रह गए। मामा, बाबा, बाकी बच्चे रो रहे थे। असद और आशा सबको साथ लगाए ज़मीन पर बैठे रो रहे थे और दूसरी जानिब ख़याम को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस के गले लगकर रोए। लम्हों में इन पर क़यामत टूट पड़ी थी। पल भर में वो सभी माँ बाप के साय से महरूम हो गए थे और ये इनकी बदकिस्मती थी कि आखिरी बार इन्हें देख भी नहीं पाए थे। वक़्त का काम है गुज़रना, सो वो गुज़रता गया। आज इस वाक़ये को पूरे 10 दिन हो चुके थे। इस 10 दिनों में पूरे घर में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। कोई किसी से बात ना करता, सभी दुखी थे, पर वो जानते थे कि अब इन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदार कुछ दिन आते रहे, फिर जैसे ही इनके लिए ये वाक़या पुराना हो गया। अब इस घर में मुकीम 14 ज़ी नफ्स हर वक़्त एक दूसरे से नज़र चुराते रोते रहती। इस दौरान असद ने खुद को संभाले रखा। वो समझ गया था कि अब इन सब की कफ़ालत इसकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि वो किसी रिश्तेदार पर एतबार नहीं कर सकता था, क्योंकि यतीमों के साथ जो सलूक हमारा माशा करता है वो मोहताज बयान नहीं है। इसलिए असद ने जमील साहब के बचपन के दोस्त और बिज़नेस पार्टनर फ़ारूक साहब के साथ मिलकर बिज़नेस की भागदौड़ संभालना शुरू कर दी थी। दूसरी जानिब आयशा ने भी अब खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। वजह इसके छोटे बहन भाई थे और जो अब इसकी ज़िम्मेदारी थे। इसी दौरान इसने सिर्फ एक ही बार ख़याम को कॉल की थी, वो भी इसकी चची ने उठाई थी। वो लोग हसन साहब की वफ़ात के अगले ही दिन इनके घर शिफ्ट हो गए थे, जिस पर आयशा भी ख़याम की तरफ से मुतमिन हो गई थी। पर दूसरी जानिब ख़याम के हाल से सिर्फ इसका खुदा ही वाकिफ़ था। "अली ज़मर, खाना खाओ।" आयशा ने इन्हें ऐसे ही बैठा देखकर कहा। "आप ही दिल नहीं चाह रहा?" उमर नम आंखों से बोला, "मेरी जान, दिल चाहे ना चाहे पर खाना तो है ना। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला करता है सिर्फ इनके ईमान के इम्तिहान के लिए, और वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं। इसलिए चलो शाबाश, अब आप सब भी जल्दी से खाना खाओ।" आयशा के बोलने पर वो सभी ज़बरदस्ती नवाले लेने लगी। "आयशा, तुमने ख़याम की खबर ली?" असद ने पूछा। "नहीं, इस दिन के बाद मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आज करती हूँ फ़ोन।" आयशा ने कहा, "ठीक है, देख लो, अगर तो वो वहाँ ठीक नहीं है तो फिर हम इसे यहाँ ले आएँ। मुझे वैसे भी इसके चचा अच्छे नहीं लगते, लालची से हैं।" असद के कहने पर आयशा तशवीश में पड़ गई। "हेलो जी, कौन?" कॉल किसी औरत ने उठाई थी। "अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ, मुझे ख़याम से बात करनी है।" आयशा ने कहा, "ख़याम इस वक्त सो रहा है, जब उठेगा तो कर लेना बात।" रज़िया बेगम ने कहकर फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ आयशा को इनके अंदाज़ ने शश व पंच में मुब्तला कर दिया। पता नहीं ख़याम वहाँ ठीक भी होगा या नहीं। "चची जान, मुझे आप ही से बात करनी थी।" ख़याम ने कहा। "ओए चुप कर, तेरे ये चोचले नहीं देखने वाली मैं, समझे, सब पता है मुझे। फ़ोन पर तूने हमारी बुराइयां ही करनी है कि चची मुझे मारती है, खाना भी नहीं देती है ना। खबरदार जो फ़ोन को छुआ भी, वरना हाथ तोड़ दूंगी तेरे। चल दफ़ा हो इधर से।" रज़िया बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो आंसू साफ़ करता है स्टोर की तरफ चल दिया, जो पिछले 10 दिनों से इसका कमरा था। पूरे घर और बिज़नेस पर असगर साहब काबिज़ हो गए थे और ख़याम अपने ही घर में कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दिन भर रज़िया बेगम की जली कटी बातें खाने के नाम पर सिर्फ चंद नवाले और बात बात पर पड़ने वाले थप्पड़ों ने इसके एहसास महरूमी को मज़ीद बढ़ा दिया था। ऐसे में इसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी आयशा जमील। इस इंतज़ार था कि बस वो इसका कि वो जानता था कि अगर इसे कोई इस कैद से निकाल सकता तो वो सिर्फ आयशा ही है। इसलिए वो खामोशी से सब सह रहा था, पर दिन ब दिन इसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। पर दिन वो इस उम्मीद से जाग रहा था, हर दिन वो इस उम्मीद से जा रहा था कि आज आयशा से ले जाएगी, पर हर रात वो आंखों में मायूसी के ढेरों आंसू लिए इस स्टोर में सो जाता। यही तो दुनिया और इसके बाशिंदों की आदत थी, जिसके सर से साहिबान छीन जाता, इसे पत्थरों पर घसीटने से भी गुरेज ना करते। यही हाल इस वक्त मीर ख़याम हसन का भी था, पर वो बेबस था। "आयशा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो?" हसन ने आयशा को फ़ोन हाथ में पकड़कर गहरी सोच में गुम पाकर पूछा। "कुछ नहीं, बस ख़याम की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं कैसा होगा।" आयशा ने कहा। "तो क्या तुम्हारी बात नहीं हुई इससे?" हसन ने पूछा। "नहीं, मैंने कॉल की थी, बस की चाची ने कहकर कॉल काट दी कि वो सो रहा है।" आयशा ने बताया। "तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जब उठेगा तो कर लेना बात।" हसन ने कहा, "पता नहीं, मुझे इनका लहजा ठीक नहीं लगा।
उफ, परेशान ना हो, इनके बात करने का अंदाज़ ही ऐसा है, कल कर लेना कॉल, अब जाकर सो जा, बहुत रात होगी, हसन ने कहा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई चल दी। पर कुछ तो था जिससे इसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। हाय ख़याम, मनहूस मारे, ये क्या कर दिया, नई शर्ट जला दी अपने चचा की। रज़िया बेगम जली कटी शर्ट देखकर गुस्से से सहमे खड़े ख़याम को देखकर बोली, चची सॉरी, गलती से जल गई। ख़याम बोला, गलती से? हाँ, रो, कभी बताती हूँ तुझे, हाथ टूटे हैं तेरे जो, एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। रज़िया बेगम ने इतना बोलकर इसका हाथ पकड़ कर इस्त्री स्टैंड पर रखा और पास पड़ी इस्त्री उठाई। नहीं चाची प्लीज़, सॉरी सॉरी। ख़याम इनकी तैयारी देखकर अपना बाजू छुड़वाता बोला, इस बार सज़ा मिलेगी ना, तो आइंदा गलती नहीं होगी। रज़िया बेगम ने इतना बोलकर इस्त्री इसके नन्हे बाजू पर रख दी। आ मामा, ख़याम दर्द से चीख उठा, अब जा दफ़ा हो इधर से, वरना तेरा दूसरा हाथ भी जला दूंगी। रज़िया बेगम ने इतना बोलकर इसका हाथ छोड़ा, जिस पर भागता हुआ किचन में आया। नल चलाकर इसके नीचे बाजू रखा, पर दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओए तुम इधर क्या कर रहे हो, दफ़ा जो, इतनी देर से कितनी बार कहा है हमारे घर में इस तरह ना घुमा करो। रज़िया बेगम की 5 साला मरियम ने हकारत से कहा, जिस पर वो आंसू से भीगा चेहरा लिए स्टोर रूम में भाग गया। स्टोर के ठंडे फर्श पर लेटे इसकी सिसकियां माहौल में गूंज रही थी। एक तरफ माँ बाप की जुदाई, दूसरी तरफ रज़िया बेगम के बढ़ते जुल्म इसके लिए दोहरी तकलीफ का बायस बन रहे थे। आज इसे खाने का कुछ ना मिला था, ऊपर से मुसलसल दिन भर के किए जाने वाले काम की वजह से इसे बुखार हो चुका था और अब जले बाजू के दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे अपने पास बुला ले। वहशत ज़दा माहौल में इसे के नन्हे होंठों से दुआ निकली थी और अल्लाह ताला प्लीज़ अपना कोई एंजल भेज दे। दर्द सहते लबों से एक और सदा निकली, अल्लाह ताला प्लीज़ आशा आपी को भेज दें। सिसकियों के दरमियान की जाने वाली इस मासूम जान की आखिरी दुआ थी। इसके बाद वो बस यूं ही सिसकता रहा। इन्हीं सिसकियों के दरमियान न जाने कब इसकी आंख कब लगी से पता ही नहीं चला। वो साहिल समंदर पर खड़ी थी, शाम का वक्त था, सूरज आधा गुरूब हो चुका था। परिंदे दिन भर की उड़ान के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। शाम की ठंडी हवाएं हर तरफ सकनूत तारी की हुई थी। वो रेत पर नंगे पांव खड़े ढलते सूरज को देख रही थी। हवा के झोंके इसके बालों को उड़ा रहे थे। माहौल में खामोशी थी, गहरी खामोशी। लहरें भी खामोशी से साहिल तक आती और इसी खामोशी से लौट जाती। वो आंखें बंद किए ठंडी हवा में सांस ले रही थी। दफ्तन इससे एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़े वजूद को देख इसका सांस थम गया। आंखें हैरत से फैल गई, होंठ बेयकीनी से खुल गए। पुप्पो जान, आवाज़ सरगोशी की मानी थी और ज़ैनब भी इसके सामने खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, चेहरे के गिर्द सफ़ेद रंग का हिजाब किए हुए। इस बढ़ते अंधेरे में इनका वजूद चमक रहा था, पर वो सिर्फ इनकी आंखों को ही देख रही थी। वो आंखें जो हमेशा के लिए इसके लिए नर्म होती थी, आज इनमें दुख था, तकलीफ थी, शिकवा था। उन्होंने इसकी आंखों में देखते अपने हाथ खोले, जिसमें एक छोटा सा सीप था। वो गौर से सीप को देख रही थी। लब तो जैसे सिल गए थे। इनकी आंखों में मौजूद शिकायत इसके गले से अल्फाज नहीं निकलने दे रही थी। उन्होंने इसे देखते हुए सीप खोला तो इसने देखा कि इसमें एक मोती था, नहायत ही नफीस मोती। पर इसने गौर किया वो मोती जल रहा है, इसकी रोशनी मध्यम होती जा रही थी। तुमने वादा किया था, ज़ैनब के कहने पर इसने इनकी जानिब देखा। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बात तुमने वादा किया था। ज़ैनब के आंसू इस मोती पर गिरे थे और अब वो अपने कदम पीछे ले रही थी। नहीं प्लीज़ रुकिए, वो इनकी तरफ बड़ी पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। तुमने वादा किया था। उन्होंने फिर वही अल्फाज दोहराकर रुख मोड़ लिया और शाम के अंधेरे में गायब होने लगी। रुके प्लीज़, इसे पुकारा, पर बेसुध इनका वजूद आसा गायब हो रहा था। दफ्तर मुड़ी और इसकी तरफ देखा। अपना वादा निभाओ, ये अल्फाज थे और एक तेज़ हवा का झोंका आया और ज़ैनब गायब हो गई। पुप्पो जान, आशा चीख कर नींद से जागी। उसने साइड लैंप ऑन किया। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, पूरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। इसने साइड टेबल पर पड़े जग से पानी भरा और एक ही सांस में पी लिया। या अल्लाह, ये सब क्या था? सर हाथों में गिराए बैठी थी दफ्तर चूंकि। पुप्पो जान, सी मोती, मेरे मोती का ख्याल रखना। कानों में एक जज से जुमला गूंजा और अगले ही लम्हे इसके होंठों से निकला, ख़याम पुप्पो का मोती। वो मोती जल रहा था। कहीं ख़याम किसी मुश्किल में तो नहीं? आशा का तो जैसे सांस रुक रहा। वो भागकर बाहर निकली। असर के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया। आशा, तुमने इस वक्त क्या हुआ? असर ने इसे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। सर प्लीज़, मुझे ख़याम के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलें। आयशा ने कहा, आयशा ये वक्त मुनासिब नहीं है, ख़याम बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ठीक, मुझे लग रहा है वो मुश्किल में है। मैंने वादा किया था इसका ख्याल रखूंगी, प्लीज़ मुझे इसके पास ले चलें। आयशा इसकी बात काट कर बोली, अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, अभी बहुत रात है, मैं सुबह होते ही तुम्हें ले जाऊँगा। हसन ने इसके कंधे थाम कर कहा, ठीक है। आशा समझ कर बोली, चलो शाबाश, जाकर सो जा, फिर सुबह चलेंगे इंशाल्लाह। हसन ने इसका गाल थपक कर कहा, जिस पर सहलाती चल दी। इसका दिमाग सिर्फ इसके ख्वाब में अटका हुआ था। सुबह रज़िया बेगम ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो ख़याम सामने फर्श पर लेटा नजर आया और ख़याम चल उठ। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन जब ख़याम ना उठा तो उन्होंने इसके जले हुए बाजू पर पाँव रखकर दबाया। ख़याम एकदम चीख कर उठा। चल कर बर्तन धो पड़ा है, इधर मुफ्त की रोटियां तोड़ने, चल उठ। रज़िया बेगम इतना बोलकर चली गई। पीछे वो बाजू सलाता किचन में आया। स्टूल पर खड़ा होकर वह बर्तन धो रहा था, पर बाजू था कि हरकत करने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक इसके हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरा, चकनाचूर हो गया। अरे
क्या क्या तोड़ दिया। कांच के टूटने की आवाज़ पर रज़िया बेगम किचन की तरफ आई, लेकिन ख़याम के डर के मारे इनके आने से पहले ही लॉन में भाग गया। असद चले। आयशा के नाश्ता करने के बाद असद से पूछा, हाँ चलो। असद चाय का आखिरी सिप लेता उठा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फातिमा ने पूछा। हम ख़याम से मिलने जा रहे हैं, आयशा ने कहा। ख़याम वो छोटा सा बेबी जो फ़ोन पर बात करता था? अली ने कहा, हाँ वही। आप लोग नाश्ता करो, आपकी वैन आने वाली है और सब के लंच बॉक्स किचन में पड़े हैं, यहाँ से लेकर जाना। ओके, आयशा ने कहा। ओके। आपकी सब यकज़बान होकर बोले, जिस पर वो दोनों बाहर की तरफ चल दिया। अब इन्हें जल्द ख़याम हाउस पहुंचना था। 5 साल ख़याम लॉन में खड़े डर के हमारे बुरी तरह कांप रहा था। वो मार से बचने के लिए लॉन में भाग आया था, पर वह जानता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने क्योंकि वो इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता था। ख़याम, मनहूस मारे तूने मेरे इतने महंगे सेट का गिलास तोड़ दिया। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। रज़िया बेगम गुस्से से बाहर आती, इसकी जानी बड़ी। तुझे कितनी बार कहा है अपनी ये मनहूस साया मेरी चीज़ों से दूर रखा कर। रज़िया बेगम गुस्से से बोलती। दर पे दर थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ रही थी, जो कि भूख और बुखार के बायस अपना दिफा भी नहीं कर पा रहा था। चाची सॉरी। ख़याम बाप मुश्किल बोला। सॉरी? हाँ मनहूस कहीं कि तुझे जैसी आफत बैठे बैठाए मेरे सर पर पड़ गई है। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? मेरे सर क्यों छोड़ गई तुझे? रज़िया बेगम ने इसे का बाजू झंझोड़ा, जबकि अपनी माँ के जिक्र पर इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई। मेरी मामा को कुछ ना कहे, ख़याम बोला। ज़बान चलाता मेरे आगे। रज़िया बेगम ने हाथ उठाया, पर किसी ने बीच रास्ते में इनका हाथ रोक लिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो अपने सामने एक 16-17 साल की लड़की को खड़े पाया, जिसके साथ एक करीब 19 साल का एक और लड़का भी था। कौन हो तुम? रज़िया बेगम ने पूछा। आपको शर्म नहीं आती? एक यतीम पर हाथ उठाते हुए इस लड़की ने संजीदगी से पूछा। आयशा अपी आप? ख़याम को एक लम्हा लगा था ये आवाज़ पहचानने में। यही तो वो आवाज़ थी जो इसके लिए उम्मीद की किरण थी। आयशा, ज़ैनब की भतीजी। रज़िया बेगम का लहजा एकदम पस्त हो गया। जी तो इस तरह ख्याल रख रहे हैं आप लोग। ख़याम का बहुत बड़ी गलती की मैंने आप पर भरोसा करके, लेकिन अब और नहीं। असल ख़याम को अब हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आयशा ने पास खड़े असद से कहा और आगे बढ़कर ख़याम को गोद में उठा लिया। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे? ये हमारा खून है, मेरे शोहर के महरूम भाई भाभी की आखिरी निशानी है। तुम ननियाल वालों का कोई हक नहीं है इसे ले जाने का। दो इधर। रज़िया बेगम इतना बोलकर आगे बढ़ी। इस पहले कि वो ख़याम को छूती, असद ने पिस्टल इनकी कनपट्टी पर रख दी, जिससे इनके हाथ थम गया। लगता है सुना नहीं आपने कि मेरी बीवी ने क्या कहा है? ख़याम हमारे साथ जाएगा, समझ आई? आयशा चलो। असद के बोलने पर आयशा ख़याम को सीने से लगाए बाहर चल दी। गेट से बाहर निकलती ख़याम ने मुड़कर इस ख़याम हाउस को देखा, जो कि कभी इस घर का हुआ करता था, पर माँ बाप के जाने के बाद ये घर इसके लिए जेल बन गया था और आज इसे इस जेल से रिहाई मिल रही थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर फर्श पर गिरा, जो भी था, पर यह घर छोड़ना इसके लिए आसान ना था। असद पहले हॉस्पिटल चले। आयशा ने गाड़ी चलाते से कहा। ख़याम जबकि इसकी गोद में बैठा था। हद हो गई, इन्हें शर्म नहीं आती कि मासूम पर हाथ उठाते हुए? असद गुस्से से बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? ख़याम ने पूछा। हम घर जा रहे हैं। अब आप हमारे साथ रहोगे? आयशा ने मुस्कुराकर कहा। इसके माथे पर गिरे स्याह सिल्की बाल साइड पर की। ख़याम इसके हाथ लगाने से कराए। क्या हुआ ख़याम, ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? आयशा ने इसके बालों के पास जख्म देखकर पूछा। चाचा जान ने थप्पड़ मारा था और मेरा सर मेज से लगा। ख़याम ने बताया। क्यों मारा था उन्होंने? असद ने पूछा। मैंने कहा था मुझे आपके पास जाना है, इसलिए। ख़याम की बात पर जहां असद ने दुख से देखा था, वहीं आयशा ने इसे खुद में बींच लिया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों इसलिए हॉस्पिटल आए, जहाँ डॉक्टर ने ख़याम का इब्तदाई मुआयना करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करने को तैयार ना थे, क्योंकि ये तशद्दुद का केस था। पर असद ने अपनी जान पहचान इस्तेमाल करके ख़याम की ड्रेसिंग करवाई, जिसके बाद वो दोनों इसे घर ले आए। अस्सलाम वालेकुम आपी, ये ख़याम है। उमर ने इसके साथ एक बच्चे को देखकर पूछा। जी ये ख़याम है और अब से ये हमारे साथ रहेगा। आयशा ने इसे गोद से उतारे हुए कहा। अरे ख़याम तुम तो बहुत क्यूट हो। फातिमा ने कहा, जिसका गाल चूमा, जिस पर इस गाल सुर्ख हो गए थे। अल्लाह अल्लाह ख़याम तुम शर्मा रहे हो। ज़मर ने इसे देखकर कहा। अरे कुछ बोलो भी, इतनी चुप क्यों हो? उमर ने कहा, उफ़ कितना प्यारा है ये। हादिया ने इसका गाल खींचे। आयशा अपी, ख़याम ने पुकारा। जी मेरी जान। आयशा ने पूछा। मुझे शर्म आ रही है, ख़याम ने कहा, जिस पर सब हंस दी। अच्छा चलो, तुम्हारे असद भाई जब तक तुम्हारे कपड़े लाते हैं तब तक मैं तुम्हें नहलाती हूँ, आयशा ने कहा, कहकर इसे गोद में उठा लिया। अपी मैं भी आऊँ, मुझे भी इसे नहलाना है। उमर ने कहा, नहीं मैं खुद नहलाऊँगा, नहीं मैं खुद नहा लूँगा। ख़याम ने बोला। हाय ये कितना छोटा सा है। तैमूर ने कहकर इसकी नाक दबाई। इन सब को ही ख़याम बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा आप लोग जल्दी से अपना होमवर्क मुकम्मल करें, मैं तब तक ख़याम को नहलाती हूँ। आयशा के बोलने पर सभी जल्दी होमवर्क करने लगे, जबकि वो ख़याम को गोद में उठाए कमरे में ले गए। क्या हुआ? हाँ आयशा ने बामुश्किल हंसी रोककर ख़याम से पूछा, जो बेड पर तौलिया लपेटने सुर्ख गाल लिए खड़ा था। मुझे शर्म आ रही है, ख़याम ने कहा, जिस पर आयशा की हंसी निकल गई और ये पहली बार ही था कि इस हादसे के बाद वह यूँ हंसी थी। लो जी हम आ गए। असद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, चलो ख़याम कपड़े पहन लो। आयशा ने बैग में से एक ड्रेस निकाल कर ख़याम को दिया। आप बाहर जाएं। ख़याम असद से बोला। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊँ? असद ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मुझे कपड़े पहनने हैं तो पहन लो, मैंने मना थोड़ी किया है।
पर मैं आपके सामने नहीं पहनूंगा। असद आप बाहर जाएं, मैं ऐसे कपड़े पहनाऊंगी। आयशा ने कहा तुम बहुत क्यूट हो। असद ने मुस्कुरा कर इसके गाल को चूमा और बाहर निकल गया। हर कोई मुझे क्यूट क्यों कहता है? ख़याम ने पूछा। क्योंकि आप वाकई ही बहुत क्यूट हो और प्यारे हो। आयशा ने इसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा आप भी बहुत क्यूट हो। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा जी मक्खन लगा रहे हो? आयशा ने कहा नहीं मेरे पास तो मक्खन है ही नहीं। ख़याम ने मासूमियत से कहकर अपने दोनों हाथ देखे। हाय ख़याम तुम वाकई बहुत मासूम हो। वाकई ही तुम बिल्कुल मोती जैसे हो। चलो शाबाश अब खाना खाते हैं। आयशा ने कहकर इसे गोद में उठा लिया और बाहर को चल दी। आप ही ख़याम को मेरे पास बैठाए, मैं इसको खाना खिलाऊंगा। अहमद बोला नहीं आप या ख़याम को मुझे दें, मैं से खिलाऊंगी। रिमशा बोली नहीं ख़याम मेरे पास बैठेगा। दानिश बोला अरे बस बस ख़याम मेरे पास ही बैठेगा, आप लोग खुद खाएं, इससे मैं खिलाती हूँ। आयशा ने ख़याम को कुर्सी पर बैठाया और खुद इसके साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। जब असद अजब के सरबराही कुर्सी में बैठा था। ख़याम मुँह खोलो। फातिमा ने कबाब इसके मुँह में डाला। ख़याम ये भी लो। अली ने चावल का चमचा इसके मुँह में डाला। ख़याम मुझसे भी लो। तैमूर ने भी इसके मुंह में चावलों का चम्मच डाला। बाकी सभी बारी बारी से खिला रहे थे। इससे मुस्कुरा कर इन्हें देख रहा था। आज पहली बार ये सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे। बस और नहीं मैं मोटा हो जाऊंगा। ख़याम ने कहा जिस पर पानी पीते ज़ीशान के मुंह से पानी का फुहारे की तरह बाहर आया। सीरियसली ख़याम इतनी टेंशन तो लड़कियां भी नहीं लेती। हादिया ने कहा जबकि बाकी सब बस हंस रहे थे। तो और क्या अगर मैं मोटा हो गया तो मेरी शादी कैसे होगी? ख़याम ने अपनी तरफ से अकल की बात की जिससे सुनकर सब और हंस दिए। जैसे मेरी हुई है वैसे ही। हसन ने मुस्कुराकर कहा जबकि इसकी बात पर आयशा ने से गोरा आपकी कैसे हुई? ख़याम ने पूछा। भाई मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और बस। असद ने मज़े से कहा ये निकाह क्या होता है? ख़याम ने पूछा। अरे निकाह वो होता है जिसके बाद छुआरे मिलते हैं। उमर ने कहा और पर छुआरों का क्या करते हैं? इनका शादी में क्या काम? शादी में तो एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होती है। ख़याम ने कहा ये क्या मौजू छेड़ दिया आपने? आशा ने असद से कहा जो जवाबर मुस्कुराया। अरे तो निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन मियाँ बीवी बन जाते हैं, फिर इनके बच्चे भी होते हैं। अहमद की बात पर इसे समझने वाले अंदाज में सर लाया। अच्छा मुझे भी निकाह करना है? ख़याम ने कहा। ख़याम अभी आप बहुत छोटे हो। आयशा ने प्यार से कहा नहीं मुझे भी करना है। ख़याम बा ज़िद हुआ क्यों करना है तुमने? ज़ीशान ने पूछा। क्योंकि मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए। ख़याम ने कहा जबकि बाकी सब ने हैरत से देखा। देखो ख़याम निकाह के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे तो निकाह नहीं हो सकता। असर ने कहा अब मैं लड़की किधर से लाऊं? ख़याम बोला तुम ना थोड़े बड़े हो जाओ फिर मैं खुद कोई लड़की ढूंढ कर तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। आयशा ने कहा जिस पे से सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम दादो कैसी हैं आप? आज इतने दिनों बाद कैसे? आयशा ने मुस्कुरा कर अपने साथ में बैठी बुजुर्ग खातून को देखकर कहा जो कि इसकी मरहुमा खाला की सास थी। आयशा की वालिदा 3 बहनें थीं। इनमें से एक तो आयशा की चची थी जबकि इसकी दूसरी खाला के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ नशे का आदि शौहर। ऐसे में न जाने कब वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए और अपनी बेटी की पैदाइश के वक़्त ही अपने खाल की हकीकी से जा मिली। जबकि पीछे इनकी 4 साला बेटी हर वक़्त अपने बाप की नफ़रत का निशाना बनती रहती। ऐसे में एक इसकी दादी थी और दूसरी आयशा जो इसके लिए अपने थे। बस क्या करूँ ये तेरी प्रीशे ही ज़िद कर रही थी कि तुझसे मिलना है तो सोच ले जाऊं। हाजा बेगम ने पास खड़ी प्रीशे को देखकर कहा और मेरी प्रीशे मुझे मिस कर रही थी। आयशा ने कहा जिस पर प्रीशे भाग इसकी गोद में चढ़ गई। अच्छा आयशा अब मैं चलती हूँ, एक फौतगी पर जाना है मुझे, ये कुछ दिन तेरे पास से रहेगी दादी जान ने कहा और थोड़ी देर तक वो चली गई। आप ही अब ना हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खेलेंगे। प्रीशे ने जोश से कहा हाँ जी बिल्कुल, और पहले कुछ खाना खा ले। आयशा ने कहा जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। प्रीशे कहने पर वो दोनों हंसती हुई किचन की तरफ चल दी। आयशा आपकी ख़याम बाहर लोन से फुटबॉल खेलकर अंदर आया। आयशा को आवाज़ें दे रहा था लेकिन खिलाफ तवक्को आज आयशा से जवाब न दिए, जिस पर परेशान सा इसे ढूंढते हुए किचन में आया जहाँ वो इसे प्रीशे को गोद में बैठाए खीर खिलाती नजर आई। साथ में वो इसे हंस कर बातें भी कर रही थी जो कि ख़याम को न जाने क्यों बुरा लगा। आयशा आपी मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। ख़याम ने आयशा के पास जाकर कहा मेरी जान मैं तो इधर ही थी, तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आयशा ने प्यार से कहकर इसके बाल बिगाड़े। मुझे भूख लगी। और ये कौन है? ख़याम ने पूछा। ये प्रीशे है मेरी खाला की बेटी। और प्रीशे ये ख़याम है मेरी फूफो का बेटा। आयशा ने तारुफ कराया। ख़याम ये कैसा नाम हुआ भला? इससे अच्छा काम रख लेते या दाम। प्रीशे ने हैरत से कहा मेरा नाम मीर ख़याम हसन है और मुझे यही नाम पसंद है समझिए। ख़याम ने गुस्से से कहा अच्छा भैया अब लड़ो नहीं, ख़याम बैठो मैं तुम्हें भी खीर खिलाती हूँ। आयशा ने कहा कि इसे कुर्सी पर बैठाया जबकि वो बस गुस्से से प्रीशे को देख रहा था जो उसकी गोद में चढ़कर बैठी थी। ये लो मुँह खोलो। आयशा ने चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया। आप ही इसे भी कुर्सी पर बैठाए ना। ख़याम ने कहा नहीं मैं अपनी आपी की गोद में ही बैठूंगी। प्रीशे फ़ौरन बोली आयशा आपी मेरी आपी है। ख़याम गुस्से से बोला जी नहीं मेरी हैं, तुम दूसरी ढूंढ लो। प्रीशे ने जुजाबन कहा अरे क्यों लड़े हो? और ख़याम जल्दी मुंह खोलो मुझे अभी खाना भी बनाना है। आयशा ने कहा नहीं पहले इसे नीचे उतारें, आप मेरी आपी हो इसकी नहीं। ख़याम बोला अगर आपने मुझे नीचे उतारा तो मैंने रोना शुरू कर देना है। प्रीशे ने होंठ बाहर निकाल कर कहा ख़याम क्यों ज़िद कर रहे हो? बैठी रहने दो इसे, तुम
मुंह खोलो, आयशा ने कहकर चम्मच इसके मुंह के पास किया, लेकिन वो गुस्से से एक नज़र पीछे को देखकर बाहर भाग गया। क़याम रुको, तो आयशा ने इसे आवाज़ दी, पर वो अनसुनी करता भाग गया। उफ उफ, लगता नाराज़ हो गया। प्रेशे, तुम बैठो, मैं इसे देकर आती हूँ। आयशा ने कहा, नहीं आपी, आप बाद में इसे मना लीजिएगा, वो तो इधर ही है, पर मैंने तो चले जाना है, चले हम मिलकर खाना बनाते हैं। प्रेशे ने कहा, अच्छा पापा, चलो चलो। आयशा ने कहकर इसे किचन स्लैब पर बैठाया और खुद खाना बनाने लग गई। साथ साथ वो प्रेशे से बातें भी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ क़याम इसका इंतजार कर रहा था। शाम के खाने पर जब क़याम कमरे से बाहर आया तो उसे ये देखकर मज़ीद ताव आया कि आयशा के साथ वाली कुर्सी पर प्रेशे मज़े से बैठी थी, सबसे बातें कर रही थी। क़याम कहते थे, चलो शाबाश, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। आयशा ने कहा, इसे मेरी जगह से उठाएं। क़याम ने प्रेशे को देखकर कहा, क्यों, तुम ये कुर्सी जहेज़ में लेकर आए हो? प्रेशे जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर जहाँ सब लोग हंसे, वही क़याम ने गुस्से से देखा। कोई बात नहीं क़याम, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। अहमद ने कहकर इसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठा लिया। सब मज़े से खाना खा रहे थे, साथ हंस रहे थे, पर क़याम ने खाने को छुआ तक नहीं था और ना ही किसी ने इस पर गौर किया था। सब मुस्कुराकर प्रेशे की बातें सुन रहे थे। आयशा साथ साथ इसके मुंह में नवाला भी डाल रही थी। आज किसी की तवज्जो क़याम पर नहीं थी, सबको सिर्फ प्रेशे नजर आ रही थी। जैसे आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और सब क़याम को भूल गए थे। आयशा, आपी, मैं आज आपके साथ सोऊंगा। क़याम बोला, नहीं आपी, नहीं आपी के साथ मैं सोऊंगी। प्रेशे एकदम बोली, क़याम तुम मेरे साथ सो जाना। हसन ने कहा, नहीं मैं आपी के साथ सोऊंगा, इसे कहीं और सुलाएं। और क़याम गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, क़याम क्या हो गया? वो कुछ दिन के लिए आई है, इसे सोने दो, आपी के साथ तुम मेरे साथ सो जाना। उमर ने कहा। आयशा जबकि खामोशी से इसके लाल होते चेहरे को देख रही थी, नहीं फिर मैं अपने रूम में ही सोऊंगा। क़याम गुस्से से बोलकर उठकर गया। कमरे में पहुँच कर इसने धड़म से दरवाज़ा बंद किया। इसे क्या हो गया? पहले तो कभी इसने ऐसा गुस्सा नहीं किया। जमर ने हैरत से पूछा, हो सकता है कोई मिर्च निगली हो। इसने प्रेशे के कहने पर सब हंस दिए। एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। आयशा जबकि खामोशी से क़याम की प्लेट को देख रही थी, जिसमें से इसने एक नवाला भी नहीं खाया था। दूसरी तरफ क़याम गुस्से से बगैर जूते उतारे बेड पर लेट गया था। इससे रह के इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो सबके लिए गैर ज़रूरी हो गया था। इससे अभी भी बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी, जिससे तंग आकर इसने तकिया मुंह पर रख लिया था। आयशा ने धीरे से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने वो इसे बेड पर जूतों समेत मुंह पर तकिया रखे लेटा नजर आया। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी, हाथ में पकड़ा दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा, आगे बढ़कर इसके जूते उतारे, फिर इसके मुँह से तकिया उठाए तो आयशा को ये देखकर हंसी आई कि इसके गाल अभी भी सुर्ख थे। क़याम, उठो शाबाश। आयशा के उठाने पर इसे नींद से बोझल आंखें खोली। आपी, उठो शाबाश, दूध पियो, ऐसे खाली पेट नहीं सोते, चलो शाबाश। आयशा ने कहकर दूध का गिलास इसके लबों से लगाया। चलो शाबाश, आप लेट जाओ। इसने खाली गिलास से रखते हुए इसे लटाया और कंफर्ट खोलकर इस पर दिया। फिर जब तक वो सो नहीं गया, वो इसके सराहने बैठी, इसके बालों में उंगलियां चलाती रही, फिर इसके सोने का यकीन करके धीरे से इसका माथा चूमकर बाहर निकल गई। प्रेशे को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में क़याम को इस हिस्से से मज़ीद चिढ़ होती जा रही थी। वजह इस सब की इसे तवज्जो देना और इसका हर बात का फ़ौरन जवाब देना था। क़याम, वीडियो गेम खेलें। तैमूर ने रिमोट हाथ में पकड़े क़याम से कहा, जी भाई, नहीं भाई, मुझे आपके साथ खेलना है। प्रेशे फ़ौरन कहकर तैमूर के हाथ से रिमोट ले लिया। वापस करो, ये हर जगह पहुँच जाती है, मैं खेलूंगा भाई के साथ, तुम जाओ इधर से। क़याम गुस्से से लाल होता बोला, नहीं मैं और तैमूर भाई खेलेंगे, तुम कहीं और जाकर मुंह मारो। प्रेशे जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर क़याम ने गुस्से से मुठियां बींची। अरे लड़ो नहीं, एक काम करो, ये लो क़याम, तुम खेलो प्रेशे के साथ। तैमूर ने रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया, मुझे नहीं खेलना इसके साथ। क़याम ने गुस्से से रिमोट पकड़कर फेंका, जो कि सीधा जाकर मेज़ पर पड़े गुलदान को लगा और गुलदान ज़मीन बोस हो गया। और लॉन्च में बैठे असल ने हैरत से ही मंजर देखा, जबकि किचन से निकलती आयशा ने गुस्से से, क़याम, ये क्या बदतमीज़ी है? किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ, कब से देख रही हूँ इतना मिसबिहेव कर रहे हो तुम प्रेशे के साथ। आयशा गुस्से से बोली। आप इसने भी खामोश, सॉरी बोलो इसे। क़याम कुछ कहने वाला था कि जब एकदम आयशा बोली, आपी, प्रेशे। क़याम, मैंने कहा सॉरी बोलो। आयशा के बोलने पर इसे नम आंखों से इसे देखा, फिर प्रेशे को, फिर होले से लब खोले, सॉरी। क़याम इतना बोलकर रुका नहीं, भागकर पर अपने कमरे में चला के पीछे। आयशा ने अफसोस से देखा, तैमूर, प्रेशे को बाहर लॉन में ले जाओ। आयशा के बोलने पर तैमूर प्रेशे का हाथ पकड़े से लॉन में ले गए, जो कि बार बार क़याम के कमरे की बंद दरवाजे को देख रही थी। आयशा, क्या ज़रूरत थी इतना डांटने की? हसन ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे इसके रवैये की समझ नहीं आ रही, पहले तो ये ऐसा नहीं था। आयशा ने परेशानी से बोली। आयशा, क़याम ज़्यादा सो रहा है। हसन ने मुस्कुराकर कहा, क्या, किससे? आयशा ने हैरत से पूछा। प्रेशे से। और वो इसलिए कि क्योंकि जब से प्रेशे आई है तब से क़याम दूसरे नंबर पर चला गया, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। असद ने कहा, उफ़ अल्लाह, मैंने फजूल में इतना डांट दिया, रुके मैं देख कर आती हूँ। आयशा इतना बोलकर ऊपर चल दी। पीछे असद ने मुस्कुराकर सर झटका और नीचे गिरा कांच उठाने लगा। क़याम, आयशा ने इसके कमरे में दाखिल होकर पुकारा, पर वो इसे कहीं नज़र ना आया। इसने बाथरूम में भी देखा, पर वो वहाँ भी ना मिला। दफ्तरी से बालकनी से आवाज़ आई, वो भागकर बाहर गई, जहाँ वो घुटनों में सर्दी हिचकियों से रो रहा था। क़याम, मेरी जान क्यों रो रहे हो? ये तो देखो मेरी तरफ। आयशा ने इसका चेहरा पकड़ा और ऊपर के जो कि शदीद भीगा
हुआ था, आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो रहे थे। आप मुझसे प्यार नहीं करती? कोई भी नहीं करता। ख़याम ने रोते हुए कहा, नहीं मेरी जान, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप रोना तो बंद करो। आयशा ने इसके आंसू साफ करके कहा, नहीं करते, आप किसी में मैं क्यूट नहीं लगता, सब इस परी के पीछे घूमते हैं। ख़याम ने सुसु करते हुए कहा, जिस पर आयशा ने इसे साह लगाया। ख़याम देखो, ये अच्छी बात नहीं है, वो बस कुछ दिन के लिए यहाँ यहाँ इसलिए सब इससे प्यार कर रहे हैं, आपको इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। वो अच्छी लड़की है, आप एक काम करो, आप इससे दोस्ती कर लो, फिर वो आपको बुरी नहीं लगेगी। आशा ने कहा, मैं इस ट्रेल से बिल्कुल दोस्ती नहीं करूँगा। ख़याम बोला, ख़याम अच्छा ठीक है कर लूँगा, पर आप मुझे दोबारा नहीं डांटेंगी? ओके बाबा, नहीं डांटूंगी। अब चलो शाबाश, उठो, मुँह हाथ धो, फिर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करती हूँ। आशा के कहने पर वो मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमकर वॉशरूम में चला गया, जबकि पीछे मुस्कुरा कर इसके कपड़े निकालने लगी। ख़याम लोन में बैठा ड्राइंग कर रहा था जब प्रीशियस के पास आकर बैठी। ख़याम ने मुड़कर एक नज़र से देखा, फिर ड्राइंग करने लगा। मुझे तुमसे बात करनी है। प्रीशियस बोली, बोलो। वो मैंने कहना था कि सॉरी, मेरी वजह से आपने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं, ख़याम ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। सर अब भी झुका हुआ था। ख़याम, तुम्हें मैं अच्छी क्यों नहीं लगती हूँ? प्रीशियस ने अफसरदा लहजे में पूछा। क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। जवाब फ़ौरन आया, अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, वो जवाब सपाट था। क्यों? प्रीशियस ने दुख से कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। ख़याम ने कहा, ख़याम मैंने कहा ना नहीं बोलूँगी, अब मान लो ना। अच्छा एक शर्त पर। ख़याम कुछ सोच कर बोला, क्या मैं तुम्हें परी कहूँगा? ठीक है, फिर आज से हम दोस्त हुए ना? प्रीशियस ने चहकर कहा और अपना हाथ इसके तरफ बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, ख़याम ने हाथ मिलाकर कहा। वैसे तुम अच्छी ड्राइंग करते हो और मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा और वो दोनों ही हंसते हुए ड्राइंग करने लगे, जबकि अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी आशा ने मुस्कुराकर ये मंजर देखा। वक़्त का काम होता है, गुज़रना सो वो गुज़र ही जाता है। 15 साला ख़याम तैयार खड़ा बेचैनी से दरवाज़े की तरफ देखा था, जहाँ से इसके आने की कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। ख़याम, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आयशा एक साला हैदर को गोद में उठाए और 2.5 साला आदिल को हाथ पकड़े बाहर आई तो पेंट कोट पहने बेचैनी से खड़े ख़याम को देखकर पूछा, आज अहमद और रिमशा और दानिश और अनुशे का निकाह था, आपकी परी अभी तक नहीं आई और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है? ख़याम परेशानी से बोला। ख़याम, हो सकता है कि खालू जान ने मना कर दिया। आयशा ने धीरे से कहा, इन सालों में आदम साहब का रवैया प्रीशियस के साथ मज़ीद बदतर होता चला गया था। कैसे मना कर दिया उन्होंने? रुके, मैं खुद जाकर से लेकर आता हूँ। ख़याम इतना बोलकर तेज़ी से बाहर निकल गया। पीछे आयशा इसका अंदाज़ देखकर मुस्कुरा दी। वो प्रीशियस के मामले में काफ़ी जुनूनी था, लेकिन वो इसको सिर्फ दोस्ती समझा। लेकिन दूसरी जानिब प्रीशियस तो कब की दोस्ती की सीढ़ी अबूर कर चुकी थी। न जाने कब दोस्ती पसंदगी में बदली और कब पसंदगी मोहब्बत में, इसे पता ही नहीं चला। लेकिन ख़याम इसे सब को एक अलग ही नज़र से देखता था। ऐसा नहीं था कि इसे प्रीशियस पसंद नहीं थी, आशा के बाद वो सबसे ज़्यादा इसी से अटैच था, पर चाहे लाख ज़हीन सही, वो हमेशा से ही मासूम था। यही वजह थी कि वो अपने अंदर से भी नावाकिफ़ था। प्रीशियस के घर के बाहर बाइक रोकते हुए वो बेचैनी से अंदर बढ़ा। परी, उसने हाल में पहुंचकर आवाज़ लगाई, ओए लड़के, तू फिर इधर आ गया है? तुझे कितनी बार कहा है मेरी बेटी से दूर रहा कर? आदम साहब नागवारी से बोले, पर उनकी अनसुनी करता तेज़ी से ऊपर चला गया। उसने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बेड के पास बैठी घुटनों में सर दिए रोती हुई नजर आई। उसके पास पहुँच इसके पास घुटनों के बल बैठ गया। परी, इसने धीरे से पुकारा, जिस पर प्रेशर की सिसकियां थम गई। इसने नजर उठाकर से देखा, जो कि ब्लैक पैंट कोट पहने इसके पास बैठा था। इसे देखकर ही वो मुस्कुरा दी, जैसे जलती आग पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। ख़याम, तुम इधर? प्रेशर ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा। ख़याम, जबकि ख़याम लब बीचे इसके गाल पर मौजूद उंगलियों के निशान देख रहा था। क्या अंकल ने तुम्हें फिर मारा है? ख़याम ने गुस्से से पूछा। जब कभी आदम साहब जुए में हार जाते हैं, अपना सारा गुस्सा पेशे पर निकालते हैं। हाँ, पेशे ने नज़र झुका कर कहा। वो इससे कुछ छुपाती थी और ना ही इससे झूठ बोलती थी। चलो उठो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें। ख़याम ने कहकर इसका हाथ पकड़ा, पर बाबा मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। ख़याम ने संजीदगी से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। इसकी फ़िक्र और मान ही था जिसने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी प्रेशर की मुस्कुराहट नहीं छीनी थी। ओए किधर लेकर जा रहा है मेरी बेटी को? आदम साहब बोले, घर में शादी है, कुछ दिनों तक वापस आ जाएगी। और हाँ एक बात, अगर आपने दोबारा मेरी परी पर हाथ उठाया तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। धीमे मगर आग से लहजे में कहकर वो बाहर चल दिया, जबकि प्रेशर का हाथ अब इसे मजबूती से पकड़ रखा था। वो बस मुस्कुरा कर से देख रही थी। इसकी मेरी परी कहने पर वो अंदर तक सरशार हो गई थी। बाहर आकर से बाइक स्टार्ट की और वो दोनों ही वहाँ से निकल गए। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ख़याम ने पूछा। बाबा ने तोड़ दिया। एक तो ये तुम्हारे बाबा, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, पर तुम देखना मैं जल्द तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूँगा। ख़याम अपनी धुन में कह रहा था। इसकी बात पर प्रेशर के दिल में उम्मीद की एक और दौड़ बांधी थी। ख़याम, तुम बहुत अच्छे हो, प्रेशर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ पता है, मेरी दोस्त मुझे अक्सर बताती रहती है। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। ख़याम, हम सिर्फ दोस्त हैं? प्रेशर ने उदासी से पूछा।
नहीं यार, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो खामोश रही। एक ही राज था इन दोनों के दरमियान जो प्रीशा इससे नहीं बता पा रही थी, और इसका ना बताना ही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और अपने साथ कईयों की कहानियां मुकम्मल करता गया। इन चंद सालों में इस बंगले के मकीनों ने बहुत सी खुशियां देखी थी। सभी शादी के बंधन में बन चुके थे। उमर और ज़मर की शादी हो चुकी थी और इनकी देखा देखी ज़ीशान और फातिमा, नाजिश और तैमूर, अली और हादिया का भी निकाह हो चुका था। अब सिर्फ क़याम और प्रीशा की कहानी बाकी थी, जिसमें अभी काफ़ी इम्तिहान बाकी थे। वो कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा आंसू से तर था, बाजू में उठता दर्द इसके रोने में मज़ीद इजाफा करा था। आज फिर वो अपने बाप के जुल्म का निशाना बनी थी। ठीक 12 बजे इसका फ़ोन बजा, जिस पर वो बददिली से ऑफ करने वाली थी कि फ़ोन पर मौजूद नाम देखकर रुकी। आंसू एकदम थम गए और होंठ खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढल दी। जिस्म का दर्द एकदम से गायब हो गया। हेलो लहजा एकदम हशाश हो चुका था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फ़ोन से इसकी गुनगुनाती आवाज़ सुनकर वो हंस पड़ी। थैंक यू सो मच। प्रेशी ने कहा थैंक यू छोड़ो, खिड़की खोलो। क़याम के बोलने पर वो जल्दी से कंबल हटाकर उठी और तेज़ी से बालकनी में गई, जहाँ से बाहर का मंजर देखकर वो दिल से खुश हो गई। इसने मुस्कुरा के इस 23 साला खूबरू नौजवान को देखा, जो अपनी बाइक के साथ टेके लगाए, हाथ में ढेर सारे दिल वाले गुब्बारे और फूल पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था। क़याम, तुम्हें याद है? याद था, प्रेशर ने पूछा। हर साल ये सवाल करना ज़रूरी है जब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपना बर्थडे तो भूल सकता हूँ पर तुम्हारा नहीं। क़याम बोला, जिस पर वो खिलखिला कर हंस दी। अच्छा, अब जल्दी नीचे आओ, फिर बाहर चलते हो ना। हाँ, तुम्हारी दादों को बता दिया है, इसलिए तुम चुपचाप निकल आओ। क़याम के बोलने पर वो जल्दी से अंदर भागी। ये शख्स हमेशा इसके लिए फरिश्ता बनकर आया था, पर हर चीज़ का ख्याल रखता था। जब कभी इसका दिल उदास होता तो वो कहीं से मसीहा बनकर आ जाता, जिसे देखकर वो अपना हर गम हर तकलीफ भूल जाती। वो इसका मुहाफ़िज़ बन चुका था, इसका हमराज था और शायद इसका सब कुछ था। पर वो नहीं जानती थी कि एक राज, इस चाहत को राज रखने की इसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़नी थी। क़याम, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रेशा ने बाइक चलाते क़याम से पूछा। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अब इतना ख़ास मौका है तो हम सेलिब्रेट तो करेंगे ना। क़याम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? प्रेशा ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक है, बस एक परी की कमी है जो कि काफ़ी दिनों से नहीं है। तुम्हें पता तो है पापा का बस इसलिए नहीं है। प्रेशा ने उदासी से कहा। उफ़ यार, इतना ख़ास दिन है, यूँ उदास होकर ख़राब तो ना करो। कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि जहाँ तुम वहाँ मैं। क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो भी दिल से मुस्कुरा दी। क़याम, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है। बातें करते करते वो दोनों करीबी आइसक्रीम पार्लर में पहुँच गए। वो अभी बैठे ही थे कि क़याम के फ़ोन पर आयशा की कॉल आने लगी। अंदर सिग्नल कम होने की वजह से वो बाहर चल दिए। इतने में सामने से आती लड़की के साथ टकरा गए। ओ आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, आपको लगी तो नहीं? इस लड़की ने शर्मिंदगी से पूछा, जबकि क़याम कभी से देख रहा था तो कभी अपनी शर्ट को, जो कि इसकी आइसक्रीम गिरने की वजह से पूरी ख़राब हो गई थी। इट्स ओके। क़याम इतना कहकर बाथरूम की तरफ चल दी, जबकि इस लड़की की आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया। जबकि टेबल पर बैठी प्रेशा का दिल चाह कि इसकी आंखें नोच ले। वो कहाँ बर्दाश्त करती थी कि क़याम पर किसी की नज़र पड़े। परी, तुमने ऑर्डर किया? क़याम ने वापस बैठते हुए पूछा। क़याम, तुम इस लड़की को जानते हो? प्रेशा ने साथ वाले टेबल पर बैठी लड़की को देखकर कहा, जिसकी नज़रें मुसलसल क़याम पर थी। हाँ, मेरी क्लास वाला, बस शक्ल से ही जानता हूँ। क़याम ने सरसीसा बताया। अच्छा प्रेशा, बस इतना बोली। इसने फिर इस लड़की को देखा जो अब भी मीठी नज़रों से क़याम को ही देख रही थी। क़याम, चलो घर चलते हैं। प्रेशा का दिल एकदम से हर चीज़ से उचाट हो गया। अरे परी, ऐसे कैसे? आइसक्रीम तो खा लें पहले। क़याम बोला, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। प्रेशा ने कहा, क्यों, क्या हो गया तुम्हारे दिल को? इस दिल को? वो भी यूँ अचानक क़याम ने पूछा, जिस पर इसने साथ वाले टेबल पर देखा, जहाँ अब वो लड़की नहीं थी और वो इसकी दोस्त से जा चुकी थी। जिस पर प्रेशा ने सुकून का सांस लिया। अच्छा ठीक है, अब आए हैं तो खा लेते हैं। प्रेशा ने मुस्कुराकर कहा। पर अभी तो कह रही थी कि दिल नहीं चाह रहा। क़याम ने पूछा, पर अब चाह रहा है? अजीब सा दिल है तुम्हारा, कभी चाहता है तो कभी नहीं चाहता। ओ खबरदार, जो मेरे दिल को कुछ कहा तो ये जैसे चाहता है बस इससे ही चाहता है। प्रेशा एतमाद से बोले। अच्छा, और ये दिल किसे चाहता है ये भी बता दो। क़याम ने इसकी आंखों में देखकर पूछा। तुम्हें? फिर साथ इसके मुंह से निकला क्या? क़याम ने हैरत से पूछा। तुम्हें आइसक्रीम खिलानी है या नहीं? प्रेशा ने फ़ौरन बात बदली। तुम भी ना? क़याम मुस्कुरा कर कहता ऑर्डर देने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। एक्सक्यूज़ मी। क़याम बाइक स्टार्ट करने वाला था जब पास से एक लड़की ने पुकारा। जी। क़याम ने पूछा। वो मुझे आपसे सॉरी करना था, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। इस लड़की ने कहा, इट्स ओके, हो जाता। क़याम बस इतना बोला। प्रीशा जब के खामोशी से दोनों को देख रही थी। बाय द वे, मैंने आपको पहले भी देखा यूनिवर्सिटी में। इस लड़की ने याद करके कहा। जी देखा होगा, क्योंकि आप और मैं एक ही क्लास में हैं। क़याम ने कहा। और रियली व्हाट अ सरप्राइज़, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सना। इसने हाथ बढ़ाया, जिस पर प्रेशा ने खुनख्वार नज़रों से इसे देखा। मैं क़याम। क़याम ने मुस्कुराकर कहकर हाथ मिलाया। क़याम, नाइस नेम, अच्छा लगा आपसे मिलकर। सना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। क़याम ने कहा। क़याम बोला, क़याम चले। प्रेशा की अब बस हुई। अरे मैंने देखा ही नहीं, ये कौन है? सना ने पूछा। ये मेरी परी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और कज़न। क़याम ने मुस्कुराकर तारीफ़ करा। परी, ये कैसा नाम हुआ? सना ने हैरत से पूछा। नाम प्रेशा है, मैं परी कहता हूँ। क़याम ने मुस्कुराकर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई प्रेशा। सना ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मुझे भी। प्रेशा ने हाथ मिलाकर कहा, चले फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सना इतना बोलकर चली गई। क़याम चले। प्रेशा ने इससे कहा, जो
अब भी मुस्कुराकर सना को जाते देख रहा था, जो कि प्रीशा के दिल को छलनी कर रहा था। हाँ परी चलो, ख़याम ने इतना बोलकर बाइक स्टार्ट की और वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। हाय ख़याम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था जब सना इसके पास आ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। ख़याम ने कहा वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ख़याम ने कहा ख़याम मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। सना ने कहा जी बोले। ख़याम ने पूछा वो दरअसल मैं पिछले दिनों से यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकी, इसलिए मेरे कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं। तो आपको तो पता है कि नेक्स्ट वीक से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो क्या आप प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे? सना ने झिझक कर पूछा। देखिए आज तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे अभी परी को कॉलेज से पिक करने जाना, तो फिर कभी से इंशाल्लाह। क़याम ने कहा परी वही जो इस दिन आपके साथ थी? सना ने पूछा जी परी सिर्फ मैं कहता हूँ आप रिश्ते ही कहें। क़याम बोला क्यों, कोई ख़ास वजह है? सना ने पूछा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इसे मेरे अलावा परी कहे। क़याम ने संजीदगी से कहा अच्छा चले छोड़ें, तो फिर क्या आप कल मेरी हेल्प करेंगे? क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहती। सना ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा, जिस पर क़याम मुस्कुरा दिए। जी इंशाल्लाह, अब मुझे इजाज़त दें। क़याम इतना कहकर चल दिए, जबकि वो तब तक इसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गए। उफ़ अल्लाह क्या बंदा है, सना ने मुस्कुराकर सोचा। कॉलेज के बाहर पहुंचकर क़याम इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही इससे प्रिपरेशन बाहर आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो परी? क़याम ने मुस्कुराकर कहा वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, और तुम? प्रिशा ने बाइक पर बैठते हुए पूछा। मैं भी ठीक। अच्छा ये बताओ घर में कुछ बना है खाने को कि नहीं? क़याम ने पूछा। नहीं, अभी घर जाकर कुछ बनाऊंगी, प्रेशा ने कहा, जिस पर क़याम ने महज सर लाया। क़याम बाइक क्यों रोक दी? प्रेशा ने पूछा। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, क़याम ने रेस्टोरेंट के बाहर रुक कर कहा। क़याम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर कुछ खा लूँगी या कुछ बना लूँगी, और वैसे भी अगर खाना खा भी लिया तो दादों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। प्रेशा ने कहा अरे यार छोड़ो भी, जल्दी चलो मुझे भी बड़ी भूख लगी। क़याम ने कह के इसका हाथ पकड़ा अंदर ले गया। इन दिनों प्रेशा के पेपर चल रहे थे, इसलिए क़याम नहीं चाहता था कि घर के कामों की वजह से इसकी पढ़ाई में खलल पड़े, इसलिए इसने घर के लिए भी खाना पैक करवा दिया। क़याम कितनी बार कहा है कि इस तरह ना किया करो, तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, प्रेशा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, जिस पर बाइक चलाते क़याम के माथे पर बल पड़े। कौन से एहसान है? मुझे भी तो ज़रा पता चले कि कौन से एहसान किए हैं मैंने तुम पर। हाँ परी, कितनी दफ़ा कहा है मैंने तुमसे कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम दोस्त हो मेरी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? प्लीज़ ये फ़जूल की सोचा करो। क़याम ने संजीदगी से कहा अच्छा बाबा सॉरी, ये लो कान पकड़ती हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। प्रेशा ने कान पकड़ कर कहा, जिस पर क़याम मुस्कुरा दिया। तुम भी ना? क़याम बोला अच्छा एक बात बताओ, वो जो लड़की इस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी ना सना, वो आज यूनिवर्सिटी में भी मिली थी, स्टडी में कुछ हेल्प चाहिए थी इससे। क़याम ने बताया। क्यों क्या यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर उम्रे पर चले गए हैं जो इससे तुम्हारी हेल्प चाहिए? प्रेशा बोली अरे यार अक्सर स्टूडेंट लेते हैं हेल्प मुझसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क़याम ने कहा, जिस पर प्रेशा खामोश रही। ज़्यादा फ्री ना हो होना इसके साथ। थोड़ी देर बाद प्रेशा बोली जो हुक्म मेरी परी का। क़याम बोला, जिस पर प्रेशा मुस्कुरा दी। इस लफ्ज़ मेरी परी ही इससे अंदर तक सरशार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप भी कैसी हैं? आप? प्रेशा किचन में दाखिल होते हुए आयशा से बोली। वालेकुम सलाम प्रेशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? आयशा ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं भी ठीक हूँ। आप ही क़याम कहाँ है? क़याम के अलावा भी घर में और लोग हैं मैडम, कभी इनकी भी खबर ले लिया करें। ज़मर ने कहा अरे क्यों लेंगी ये मैडम हमारी खबर, ये तो सिर्फ हमारे क़याम से मिलने आती हैं ना। फातिमा ने इसे छेड़ा, और वो सभी इसकी क़याम के लिए पसंदगी दे चुके थे, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे इससे कुछ सवाल समझने थे। वैसे है कहाँ वो? पेशा ने पूछा। अपने कमरे में, इसकी कोई क्लास फेलो आई है, इसको पढ़ा रहा है। आयशा के बताने पर वो एकदम चुप गई, क्योंकि आज तक क़याम का कोई दोस्त घर नहीं आया था। वो ऐसे में एक लड़की का आना, वो जल्दी से ऊपर इसके कमरे में गई। इसने सीधा जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने क़याम बेड पर बैठा सना को पढ़ा रहा था। परी तुम कब आई? मुझे बोलती मैं लेने आ जाता। क़याम ने मुस्कुरा कर कहा बस अभी आई हूँ, तुमसे कुछ समझना था। प्रेशा ने कहा अब बैठो ना, बताऊँ क्या समझना है? क़याम ने किताबें समेट कर जगह बनाई, जिस पर एक नज़र सना को देखकर इसके साथ आ बैठी। वैसे प्रेशा किसी के रूम में नॉक करके आना चाहिए। सना ने कहा परी को मेरे रूम में आने के लिए या मेरी कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जवाब क़याम ने दिया, जिस पर प्रेशा मुस्कुरा दी, जबकि सना ने नागवार नज़रों से इसे देखा। बच्चों खाली पेट पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए लेम मिल्क शेक पिए। हादिया ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। थैंक यू सो मच आपी, मैं सोच रहा था कि कुछ खा लें। क़याम बोला हाय आपी कुर्बान मेरा भाई। हादिया ने मोहब्बत से कहकर इसके गाल खींचे और बाहर चली गई। क़याम तुम्हारी बहनें बहुत स्वीट हैं, सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ वाकई ही। अच्छा परी, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर कहीं घूमने चले, क्योंकि तुम्हारे पेपर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। क़याम ने कहा बहुत अच्छा ख्याल है, हम सब फ्रेंड्स भी वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे थे, तो तुम दोनों भी हमारे साथ चलना। सना ने
सना ने कहा, नहीं मैं शायद ना चल सकूं क्योंकि दादो की तबीयत ठीक नहीं है। प्रीशा ने कहा, और सुनकर अफसोस हुआ। चलो कोई बात नहीं, क़याम तुम तो चलोगे ना? सना ने पूछा। नहीं यार, परी के बगैर मज़ा नहीं आएगा। क़याम बोला, उफ़ अल्लाह, वो क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है जो तुम इसके बगैर कहीं आ जा नहीं सकते? चलो ना, मज़ा आएगा। सना ने कहा, हाँ क़याम वो ठीक कह रही है, तुम जाओ इंजॉय करो। वैसे भी वहाँ सब तुम्हारे क्लास फेलो होंगे, ऐसे में मेरा वहाँ क्या काम? प्रीशा ने बोली। परी, उफ़, जब वो कह रही है तो मान लो ना। अच्छा ठीक है, क़याम बोला। फिर कुछ देर बाद सना चली गई, जिस पर प्रीशा ने सुख का सांस की। इसे न जाने क्यों सना अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि वो काफ़ी खुश मिजाज और मासूम लड़की थी, पर प्रीशा को इससे अजीब सी इनसिक्योरिटी फील होती थी। वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। वो साले समंदर पर खड़ा, रेत पर नंगे पाँव खड़ा, वो शाम का ताज़ा हवा में सांस ले रहा था। इसकी यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट वहाँ आए हुए थे, पर वो सबसे अलग थलग खड़ा था। दफ्तर ने इसने फ़ोन निकाल कर एक नंबर मिला जो कि पहली बेल पर उठा ले गया था। हाँ हेलो, बोलो क़याम। प्रीशा ने कहा, यार परी क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खाना खा रही हूँ। अच्छा क्या पका रही हो तुम? पालक गोश्त। अरे वाह, सुनकर मुँह में ही पानी आ गया। काश मैं इस वक्त वहाँ होता। क्यों, वहाँ खाने का को कुछ नहीं है क्या? यार यहाँ तो सब बारबेक्यू का प्लान कर रहे हैं, पर अब मेरा पालक गोश्त खाने को दिल चाह रहा है। तुम भी ना हमेशा बेहतरीन छोड़कर बेहतर लेते हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। अच्छा जी, मान लिया। और बताओ क्या चल रहा है? यार परी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सबसे अलग थलग खड़े होगे तो दिल कैसे लगेगा? या तुम्हारे बगैर दिल वैसे भी नहीं लगता? क़याम की बात पर पीछे एकदम को थमी। वाकई हाँ, बिल्कुल दिल करा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ। अच्छा अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमने सुनाया हाले दिल, लेकिन अनजाने हमें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वो सुनकर बोली, बस करो, ज़्यादा हो रहा है। क़याम ने शेर पड़ा, जिस पर फ़ोन में प्रीशा की हंसी गूंजी। यार सना, जाओ बात करो इससे। सना के दोस्त हिना ने इससे कहा, यार मुझसे नहीं होगा। सना बोली, यार हिम्मत करो, जाओ और बात करो इससे। इसे बताओ कि तुम इसे पसंद करती हो, वरना ये ना हो कि कोई और इसे ले उड़े। हिना ने कहा, पर यार अगर इसने इनकार कर दिया तो तुम बात तो करो, देखना नहीं करेगा वो इनकार। हिना ने इसे ज़बरदस्ती भेजा, जिस पर वो कन्फ्यूज इसके पास की। क़याम, इसने इसके पास जाकर पुकारा। हाँ। क़याम ने फ़ोन कहाँ से लगाया, पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है। सना ने कहा, रुको ज़रा, मैं परी से बात कर लूँ। क़याम कहकर फिर बात करने लगा, पर क़याम, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रुको ज़रा, मैं परी से पालक गोश्त की रेसिपी पूछ रहा हूँ। क़याम, प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। रुको तो पहले मेरी बात सुनो। या सना, मेरा फ़ोन वापस करो। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। क्या है यार, मुझे परी से बात करनी है। क़याम, प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपनी इस परी को साइड पर रखकर मेरी बात सुन लो। अच्छा बोलो। क़याम इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। देखो क़याम, जो बात मैं करने जा रही हूँ, मैं नहीं जानती कि इसे सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, पर मुझे लगता है मुझे अब तुमसे ये बात कर लेनी चाहिए। सना, जो बात है खुलकर करो, तुम्हें तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है। क़याम ने इसकी आंखों में देखकर कहा, क़याम मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आपसे नहीं, काफ़ी टाइम से। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम सबसे अलग लगी हो। मैंने काफ़ी अरसा तक तुम्हें देखा है, तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगे। मैं जानती हूँ लड़कियाँ अपने मुँह से इज़हार करती अच्छी नहीं लगती, पर मुझे लगा कि मुझे अब दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। सना बोलकर खामोश हो हुई। अब क़याम के बोलने की मुद्दत थी। क़याम काफ़ी देर इसे देखता रहा, फिर इसने हौले से लब खोले। कब भेजूँ अपनी आपी को तुम्हारे घर? क़याम के बोलने पर इसने चौंक कर से देखा, जो कि अब मुस्कुरा के से ही देख रहा था। तुम तो मजाक कर रहे हो? सना ने हैरत से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं खुद तुमसे बात करने वाला था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही बात कर ली। क़याम ने मुस्कुराकर कहा। इसे वाकई सना अच्छी लगी थी, क्योंकि वो बहुत नादान और मासूम थी, और यही चीज़ इसकी क़याम को अच्छी लगी थी। तो फिर कब भेजोगे तुम अपनी आपी को? सना ने जोश से पूछा। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बहुत जल्दी इंशाल्लाह, क़याम ने कहा, जिस पर वो दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। इस बात से अनजान के कोई तीसरा शख्स भी इनकी गुफ्तगू सुन चुका था। प्रीशा फ़ोन हाथ में पकड़े सोफे पर बैठी थी। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क़याम सना को पसंद करने लगा था, पर कब इसे इल्म ही नहीं हो सका। वो लड़की सिर्फ एक इजहार से क़याम को इससे छीन कर ले गई थी। आंसू के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आसान नहीं होता सालों किसी को जानकर लम्हों में खो देना। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, सारा सालन जलकर गया, किन हवा में उड़ रही हो तुम? आदम साहब ने इसके पास आते गुस्से से बोल, जिस पर इसने नज़र उठा के ने देखा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? आदम साहब गरजे, जिस पर किस परवाह नहीं देखती उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है इसे? क्या देख रही हो? आदम साहब ने इसे देखकर पूछा, जो कि टिकटिकी बांधी ने देख रही हूँ कि कितना अच्छा होता कि मैं यतीम होती, कम से कम सब्र तो आ जाता कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पेशी ने कहा, क्या बकवास की तू ने? बहुत ज़बान नहीं लगी तुझे? आदम साहब ने इसका मुंह दबोच कर कहा, जिस पर इसने बुरी तरह इनके हाथ झटके। खबरदार, जो अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ। अभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं कभी बाहर किसी और से उम्मीद ना लगाती। आपने बर्बाद की मेरी ज़िंदगी। आप है मेरे हर दुख के ज़िम्मेदार। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हैं। प्रीशा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जब एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। मारे
और मारे मुझे इतना मारे कि मर ही जाऊँ मैं, इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय अपनी ये झूठी मर्दानगी दिखा के। आह खामोश, बिल्कुल खामोश। एक लफ्ज़ भी मुँह से निकला तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। आदम साहब ने इसके बाल मुट्ठी में भर कर कहा। हूँ बड़े आए जान लेने वाले। प्रेशे तंजिया बोली, जिससे पर आदम साहब ने तैश में आते आओ देखना था और प्रेशे पर झपट पड़े, जबकि प्रेशे ने भी कुछ खास मजम्मत नहीं की। वो शायद आदम साहब के हाथों ही मर कर रिहाई पाना चाहती थी, क्योंकि जिस मसीहा का इसे इंतज़ार था वो तो अब नहीं आने वाला था। अभी मुझे आपसे बात करनी है। क़याम रात के 8 बजे आयशा के कमरे में दाखिल होता बोला, हाँ क़याम बोलो। आयशा इसकी तरफ मतवज्जो हुई, जिस पर वो इसके कदमों में बैठ गई और सर इसके घुटनों पर रख दिए, जिस पर वो मुस्कुरा कर इसके बालों में उंगली चाटने लगी। क्या बात है? आयशा ने इसे खामोश पाकर पूछा। आप ही मेरी एक दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क़याम बोला, दोनों? आयशा ने मुस्कुराकर पूछा। जी, तुम्हें कैसे पता कि वो भी तुम्हें पसंद करती है? आयशा ने खुशी से पूछा। इसने खुद बताया। क्या वाकई? आयशा हैरान हुई। जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप और असद भाई इसके घर जाएं और इसके मम्मा पापा से बात करें। क़याम के बोलने पर इसका हाथ थमा, आंखों में तज्जुब उभरा। क़याम, किसकी बात कर रहे हो? आयशा बामुश्किल पूछ पाई। सना की, क़याम बोला, जिस पर आयशा के सामने प्रेशे का चेहरा लड़ाया। पर क़याम सना आयशा को समझ नहीं आई कि वो क्या, कि वो प्रेशे की क़याम के लिए चाहत देख चुकी थी और वो खुद भी चाहती थी कि ऐसा हो, पर अब क़याम की बात ने इसे कशमकश में मुब्तला कर दिया था। क्यों आप ही, आपको क्या सना पसंद नहीं है? क़याम को जैसे इसकी बात की समझ नहीं आई। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर आयशा फिर खामोश हो गई। एक तरफ प्रेशे थी तो दूसरी तरफ क़याम। पर क्या आप ही, जो बात है साफ साफ कहें। अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो बिला झिझक मुझसे कहें। आपका पूरा पूरा हक है, क्योंकि आप मेरी मामा की जगह हैं। क़याम ने इसके दोनों हाथ थामकर बहुत मान से बोला, जिस पर आशा ने दिल पर पत्थर रखकर चुनाव किया। पर अभी सिर्फ मंगनी होगी, शादी तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद होगी। आयशा ने किस दिल से कहा था सिर्फ वही जानती थी। थैंक यू आप ही, थैंक यू सो मच। क़याम फटते जज्बात से कहा, जिस पर आयशा ने इसके माथे पर बोसा दिए। जाओ शाबाश, जाकर सो जाओ। आयशा ने बोलने पर वो मुस्कुराता हुआ उठ गया। कमरे में पहुंचकर इसने फ़ौरन फ़ोन निकालकर प्रेशे का नंबर मिलाया, पर खिलाफ़े तवक्को बेल जा रही थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसने फ़ोन काफ़ी बार ट्राई किया, पर इसने कॉल पिक ना की, जिस पर वो परेशान हुआ, क्योंकि प्रेशे कभी इसकी कॉल नज़रअंदाज नहीं करती थी। ये ख्याल के तहत वो लॉन्च में आया और वहाँ रखे घर के फ़ोन से प्रेशे का नंबर मिलाया। प्रेशे मुसलसल आती क़याम की कॉल को नज़रअंदाज कर रही थी। आंसू अब भी रवानी से बह रहे थे। इसके गाल और माथे पर नील थे, होंठों का किनारा भी फट चुका था, बाजू में भी दर्द की टीसी उठ रही थी। कुछ देर बाद इसका फ़ोन दोबारा बजा। इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। इसने पहले नज़रअंदाज करना चाहा, फिर एक ख्याल के तहत कॉल रिसीव की थी। हेलो हेलो परी, कहा हो तुम, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैंने कहा मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। क़याम एक सांस में बोलता चला गया। क्यों, कोई काम था? प्रेशे का लहजा बिल्कुल स्पार था। परी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क़याम को इसके लहजे से तशवीश हुई। क़याम, तुम्हें कुछ कहना है या मैं फ़ोन रखूँ? इस बार लहजे में तल्खी थी, जैसे क़याम ने बाखूबी नोटिस किया। परी मुझसे नाराज़ हो? क़याम का लहजा एकदम पस्त हो गया। दोबारा मुझे कॉल मत करना, नहायती गुस्से से कह के इसने फ़ोन रख दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे खुद पर काबू करे। ऐसा क्या देखा क़याम ने सना में जो इससे प्रेशे में नज़र नहीं आया? आखिर वो इतने सालों से साथ है, तो क्यों क़याम को एहसास नहीं हो सका कि प्रेशे के दिल में इसके लिए जज्बात हैं? ये सोचे से चैन नहीं लेने दे रही थी। दूसरी तरफ क़याम ने फ़ोन कान से हटाया और कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर एकदम इसकी आंखों में सुर्खी उतरी, गर्दन की रगें तन की। वो उससे बाइक की चाबी उठाकर तेज़ी से बाहर निकला। किधर जा रहे हो इस वक्त? हसन ने इसे रोकर पूछा। भाई, मैं परी के पास जा रहा हूँ। ज़रूर आदम अंकल ने फिर इसे मारा, इस बार तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। क़याम गुस्से से भरकर बाहर निकल गया। क़याम रुको तो, असद ने आवाज़ दी, पर बेसूद। क़याम से जितनी तेज़ी हो सकी वो इतनी तेज़ी से बाइक चला रहा था। प्रेशे के लहजे की तल्खी ने इसे बेचैन कर दिया था, क्योंकि कभी प्रेशे ने इससे ऐसे बात नहीं की थी। इसने प्रेशे के घर के बाहर पहुंचकर बाइक रोकी और गुस्से से दरवाज़ा पीटा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आदम साहब इसे देखकर गुस्से से बोले। क्या कहा आपने मेरी परी को? क़याम ने इनका सवाल नज़रअंदाज करके आग से लहजे में पूछा। कुछ भी कहूँ, मेरी बेटी है और ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। जाओ दफ़ा हो जाओ इधर से। आदम साहब गुस्से से बोलकर दरवाज़ा बंद करने वाले थे, जब क़याम ने एक ज़ोरदार लात मारकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। ये क्या बदतमीज़ी! आदम साहब गरजे। कहा था ना कि मैंने कि मेरी परी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। फिर कैसे हिम्मत हुई आपकी इस पर हाथ उठाने की? क़याम आदम साहब का गिरबान पकड़कर पहले धीमे और फिर ऊंचे लहजे में बोला। मेरी बेटी है, हाथ उठाऊं या जान से मारूं? तू कौन है? आदम साहब के बाकी अल्फाज मुंह में रह गए जब क़याम ने ज़ोरदार मुक्का इनके मुंह पर मारा। जान से मारोगे? कोई क्यों लावारिस है वो? क़याम ने इन्हें गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और एक ज़ोरदार मुक्का इनके मुंह पर मारा। मैं जान ले लूँगा हर शख्स की जिसने मेरी परी को रुलाया। क़याम के ने बोलकर आदम साहब को फिर गिरबान से पकड़ खड़ा किया। क़याम इससे पहले कि क़याम ने तीसरा मुक्का जड़ता सीढ़ियाँ उतरती प्रेशे की आवाज़ पर रुका। क़याम, पागल हो गया? छोड़ो मेरे बाबा को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? प्रेशे ने आदम साहब को छोड़कर इससे कहा, जो कि लब बीचे इसके ज़ख्मों को देख रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? क़याम ने डाल से सोफे पर बैठे आदम साहब को देख रहा था। अब हम बाबा है मेरे, खबरदार जो कुछ कहा हाथ तो तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। प्रेशे गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात को क़याम के साथ साथ आदम साहब भी हैरान रह गए। वो बेटी जिस पर सारी ज़िंदगी
जुल्म करते रहे। आज वो बेटी इनके सामने शीशा पलाई दीवार बनी खड़ी थी। पर परी तुम इनके लिए मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अरे ये शख्स इस काबिल नहीं कि इस पर रहम किया जाए। तुम कैसे भूल सकती हो कितने जुल्म किए हैं उन्होंने तुम पर। ये शख्स तुम्हारे बाप खिलाने के काबिल भी नहीं है, बल्कि ये शख्स इंसान खिलाने के काबिल नहीं। क़याम के अल्फाज दम ही तोड़ गए थे जब प्रीशे ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और वो मुंह पर हाथ रखे हैरत से देख रहा था। परी बस खबरदार, जो मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज़ और कहा ये किस काबिल है किस काबिल नहीं मुझे पता है। तुम्हें यहाँ किसी तीसरे शख्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। हमारे ज़ाती मामलात में मदाखलत करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो शख्स मेरे बाबा की इज़्ज़त नहीं कर सकता इसकी मेरी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है, समझे तुम। प्रीशा ने गुस्से से बोल रही थी, जबकि वो बस हैरत से देख रहा था, जिससे एक लम्हे में इसे तीसरा शख्स बना दिया था। परी मेरी बात, आई सेड लीव। क़याम कुछ कहने वाला था जब प्रीशा एकदम बोली, जिस पर वो कुछ लम्हे लब बीचता इसे देखता रहा, फिर बाहर चल दिया। बाबा प्रीशा आदम साहब के पास आए, जो कि आंखों में आंसू लिए से देख रहे थे। अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दो बेटा। आदम साहब ने इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोले। बाबा प्लीज़। प्रीशा ने तड़प कर इनके हाथ थामे। और यही तो बेटियां होती हैं, बाप भाइयों की ज़रा सी तकलीफ व तड़प जाने वाली छोटी छोटी बातों पर जान वार देने वाली, खुद को मिटाकर बाप भाइयों के सर पर इज़्ज़त का ताज पहनाने वाली, हाँ यही बेटियां होती हैं। बेटा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़। बाबा प्लीज़ ऐसा मत कहें, आप तो मेरा सब कुछ है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्रीशा नम आंखों से बोली, जिस पर आदम साहब ने इसे अपने साथ लगाया। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो अपने बाप के गले लगी थी। दिल ने सब्र का दामन छोड़ा था तो आंसू को भी बहने की राह मिल गई। वो फुट फुट कर रो दिया। आदम साहब ने इसका माथा चूमा। आंसू इनके भी रवानी से बह रहे थे। आज एक बेटी को इसका बाप मिल गया था, बाकी सब कुछ सानवी हो चुका था। क़याम बेमकसद सड़क पर बाइक चला रहा था। पीछे के अल्फाज इसके ज़हन में घूम रहे थे। वो बार बार आंखों में आई नमी को पीछे धकेल रहा था। वो लड़की जो बचपन से इसके साथ पली बड़ी थी, जो इसकी हर राज हर ख्वाब हर चीज़ से वाकिफ़ थी, इससे पहले कि इसका दिल का हाल जान लेती, जिसकी पहली तरजीह इसकी ज़ात हुआ करती थी, आज इसने इतनी आसानी से इस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। कहा इसकी हैसियत बस इतनी थी कि क्या प्रीशा की नज़र में वो बस एक राह चलता मुसाफिर था, जो इसके लिए रास्ता अलग करना इतना आसान था। क्या प्रीशा के लिए क़याम कोई अहमियत नहीं रखता था? ये सवाल इसके दिमाग पर थोड़े बनकर बस रहे थे। इसने बाइक सड़क के किनारे रोककर फुटपाथ पर सर हाथों में गिराए बैठ गया। क्यों परी, क्यों? आखिर क्यों इतनी आसानी से तुमने मुझे पराया कर दिया? हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी? या शायद तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था मुझसे जान छुड़ाने का? क़याम ने तसव्वुर में से मुखातिब हुआ। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। तकरीबन फजर के करीब वो घर में दाखिल हुआ, सीधा अपने कमरे में गया और जाकर बेड पर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब इसे दरवाज़ा खोलने और बंद करने की आवाज़ आई, पर वो आंखें मूंदे लेटा रहा। सिर्फ 2 ही लोग थे जो बगैर इजाज़त के इसके कमरे में आ सकते थे। क़याम आशा के पुकारने पर इसने आंखें वाक की, जिसके खुमार की सुर्ख लिए हुई थी। जी आपी नम लहजा था, या शायद आशा को लगा था। वो चलते हुए इसके सरहाने आकर बैठी थी। इसने इसके माथे पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे इसने किसी जलते कोयले पर हाथ रख लिया हो। क़याम इतना बुखार कहाँ थे सारी रात? आशा के पूछने पर इसने इसकी गोद में सर रख दिया। बोला कुछ नहीं। क़याम मेरी जान क्या हुआ है? आशा ने पूछा। कुछ नहीं आपी, बस किसी की नज़र में अपनी अहमियत देखकर आ रहा हूँ। क़याम बोलकर खामोश हो गया। आशा ने भी इससे मज़ीद कोई सवाल ना किया। वो इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि यही होगा। या अल्लाह इन पर रहम फरमा। आशा दिल में दुआ गो थी, जब सब दर बंद हो जाएं तब भी एक दर हमेशा खुला रहता है। क़याम उठो, सूप पियो। आशा इसके सराहने बैठती बोली तो इस वाक़ये को 1 हफ़्ता गुजर चुका था, पर क़याम का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपी परी आई? क़याम ने पूछा। ये सवाल न जाने वो कितनी बार पूछ चुका था। नहीं क़याम, वो नहीं आई। आशा ने मायूसी से कहा, जिस पर क़याम की आंखों में करब उतरा। इसे पता है कि मैं बीमार हूँ? क़याम ने पूछा। नहीं, इसे नहीं पता। आशा ने कहा, इसलिए वो नहीं है। अगर इसे पता होता तो वो ज़रूर आती। आपको पता है ना कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। क़याम ने शायद खुद को तसल्ली दी। तुम सूप पियो। आशा ने चम्मच इसके मुँह के पास किया। आप ही इसे बोले, एक बार मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है कि मेरी गलती है। मैं आदम अंकल से भी सॉरी कर लूँगा, पर आप प्लीज़ परी से बात करें कि आपकी बात वो नहीं टालेगी। क़याम ने कहा इसके लहजे में मिन्नत थी। अच्छा तुम ये पियो, मैं करती हूँ इसे कॉल। आशा ने कहा, ये मैं खुद पी लूँगा, आप इसे कॉल करें। क़याम बॉल पकड़ता बोला। आशा ने कुछ पल इसे देखा, फिर उठ गई। प्रीशा कहाँ हो? आदम साहब ने घर में दाखिल होते पुकारा। जी बाबा। प्रीशा किचन से निकलती बोली, किचन में क्या कर रही हो? आदम साहब पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस खाना बना रही थी। प्रीशा बोली, मैंने मना किया था खाना मत बनाना, आज बाहर डिनर करेंगे, फिर भी तुम बाज नहीं है। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा मुस्कुरा दी। इन दिनों में इनका रवैया प्रीशा के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि सारी गलत आदतें भी छोड़ चुके थे, गोया अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। बाबा दादों के लिए बना रही हूँ, इनसे नहीं खाया जाता बाहर का खाना। प्रीशा ने कहा, तुम क्यों हल्कान हो रही हो? मैं सोच रहा था कि अम्मा के लिए कोई मेड रख लें, तुमने खुद भी पढ़ना होता है तो ख्वामखा डिस्टर्ब होगी। आदम साहब ने कहा, अच्छा अम्मा के काम से डिस्टर्ब होते हो तुम दोनों? दादो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। अरे नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। आदम साहब ने कहा, बस बस रहने दो, पता है मुझे, तब आगे हो तुम दोनों मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो ना?
अस्तगफिरुल्लाह दादो, हमने ऐसा कब कहा। प्रेशे बोली, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बुढ़िया तेरी जल्दी तुम दोनों का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। दादो ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारकर कहा, जिससे से सब हंस दी। इतने में प्रेशे का फ़ोन बजा। ने देखा तो आशा की कॉल थी। वो कॉल सुनने ऊपर चली गई। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। प्रेशे कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ प्रेशे। क़याम तुमसे मिलना चाहता है पर मुझे नहीं मिलना है। ऐसे प्रेशे साफ इनकार कर दे। प्रेशे कम से कम इसकी कॉल पिक कर लो, बहुत डिस्टर्ब है वो। आयशा ने एक और कोशिश की। आज एक हफ्ते बाद क्यों डिस्टर्ब हो रहा है वो? पहले तो ख्याल नहीं आया। प्रेशे ने कहा, एक हफ्ते से बीमार है वो, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बामुश्किल रुके रखा है इसे मैंने। तुम्हारे घर जाने से ना जाने कितनी कॉल्स कर चुका है पर तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। आयशा ने कहा, आप भी प्लीज़ आप मुझे फोर्स ना करें, मुझे नहीं करनी बात, इससे ना ही मिलना है। आप प्लीज़ इसे कहीं मुझे कॉल ना करें। प्रेशे ने कहकर कॉल काट दी। वो बज़ाहिर नॉर्मल थी पर अंदर से बहुत उदास थी। जिससे दिन में न जाने कितनी बार बात कर देती। एक हफ्ते से इसे देखा तक नहीं था और ना ही इसकी आवाज़ सुनी थी। अब इससे बीमार होने का सुनकर वो परेशान हो गई थी। दिल चाह रहा था कि इसे देखने का, पर फिर अना बीच में आ रही थी। रात के खाने पर भी वो खामोशी रही। आदम साहब ने इसका अंदाज़ बाखूबी नोटिस कर रहे थे। बामुश्किल चंद वाले खाने के लिए इसका ज़हन ख़याल में अटका हुआ था। वो बेड पर लेटी इसके बारे में सोच रही थी। इसका फ़ोन में बजा। वो जानती थी कि किसकी कॉल थी, तभी कॉल काट दी। लेकिन फ़ोन फिर बजत से इस बार ना जाने मन में क्या समाई। प्रेशे ने कॉल पिक कर ली। हेलो प्रेशे बोली। परी प्लीज़ कॉल मत काटना, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। क़याम एकदम बोला, बोलो। प्रेशे ने कहा, लहजा से पार था। परी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बाबा से भी सॉरी कर लूँगा। प्लीज़ परी ख़त्म कर दो नाराज़गी, प्लीज़। मुझे बस गुस्सा आ गया था, प्लीज़ सॉरी ना। क़याम बोला, लहजा टूटा हुआ था। तुम कह चुके या कुछ और भी कहना है? प्रेशे पार लहजे में बोली। परी प्लीज़। क़याम के लहजे में कर वाज़ा था। प्रेशे ने आंखें मींची, दोबारा कॉल मत करना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। प्रेशे कॉल रखने वाली थी कि क़याम की बात सुनकर रुकी। क्या कहा तुमने? कहाँ हो? प्रेशे ने जल्दी से बालकनी में आई, जहाँ वो इतनी सर्दी और धुंध में बाइक के साथ खड़ा था। चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। सर्दी की वजह से इसकी नाक सुर्ख हो रही थी या शायद वो पूरा सुर्ख हो रहा था। प्रेशे ने देखा वो हल्का हल्का कांप रहा था। क़याम इतनी सर्दी में क्यों खड़े हो? घर जाओ अपने। प्रेशे ने कहा, सॉरी। क़याम बस इतना बोला। क़याम मैं बोल रही हूँ, घर जा। प्रेशे को इसके यूं खड़े रहने पर गुस्सा है। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती। क़याम ज़िद्दीपन से बोला, उफ़ क्या मुसीबत है, बोल रही हो ना, जाओ यहाँ से। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? प्रेशे गुस्से से बोली। फ़िलहाल वो इसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मैं नहीं जाऊँगा। क़याम बोला, ठीक है फिर खड़े रहो सारी रात यहाँ। प्रेशे कहकर अंदर चल दी। इसे लगा था कि थोड़ी देर बाद क़याम खुद ही चला जाएगा, क्योंकि जितनी सर्दी हो रही थी ज़्यादा देर वहाँ खड़ा रहना मुमकिन ना था, खासकर तब जब आपको पहले ही बुखार हो। प्रेशे ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि वो समझ जाए कि वो सो चुकी है और जल्दी चला जाए। इसके बार बार माफ़ी मांगने पर इसका दिल दुख रहा था, पर इससे भी ज़्यादा तब दुखा था जब इसकी ज़िंदगी में कोई और आया था। वो जानती थी कि क़याम की कोई गलती नहीं है, पर गलती तो इसकी भी नहीं थी, तो इसे सज़ा क्यों मिली है? जब इसे अपनाना ही नहीं था तो जाने अनजाने में से ख्वाब क्यों दिखाए थे, क्यों उसके इतना करीब आया? वो इन्हीं सोचों में खड़ी थी। हूँ इसी वक्त चला गया होगा। सुबह प्रेशे ने बाहर देखा तो उसे क़याम कहीं नज़र ना आए। वो बड़बड़ाते हुए नीचे आई, लेकिन फिर लॉन्च का मंजर देखकर ठिठकी, जहाँ आदम साहब कंबल ओढ़े कामते हुए क़याम को सूप पिला रहे थे। क़याम तुम इधर क्या कर रहे हो? प्रेशे इसके सर पर खड़ी होती हुई बोली। प्रेशे ये क्या तरीका? वो बेचारा तुमसे सॉरी करने आया था और तुमने बजाय इसे अंदर बुलाने के सारी रात बाहर खड़ा किया, और वो भी इतनी सर्दी में। आदम साहब गुस्से से बोले, क्या तुम सारी रात बाहर खड़े रहे? उफ़, मैंने कहा भी था कि घर चले जाओ। प्रेशे बोली। इसे अब अफसोस हो रहा था, इसे कम से कम यूँ नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। क़याम कामते हुए बामुश्किल जुमला पूरा किया। उफ़, तुम्हें पहले बुखार था, ऊपर से ये हालत बना ली है। बाबा आप डॉक्टर को कॉल करें, मैं इसे सूप पिलाती हूँ। प्रेशे ने कहा, जिस पर आदम साहब बाहर चल दिए। जबकि वो क़याम को सूप पिलाने लगी। मुझे माफ़ किया? क़याम बामुश्किल बोला, हाँ बाबा कर दिया। बोलो मत ज़्यादा वरना सर फाड़ दूँगी तुम्हारा। प्रेशे ने कहा, जिस पर क़याम मुस्कुरा दिया। आज एक हफ्ते बाद वो मुस्कुराया था। कुछ देर बाद आदम साहब के हमरा डॉक्टर आए। वैसे इस मौसम में ज़्यादातर केस बच्चों के होते हैं जो वालिदैन का कहना ना मानकर बाहर सर्दी में खेलते हैं। आप जैसे मैच्योर इंसान से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर इसका मुआयना करने के बाद बोला, वो क्या है ना, मेरी आप ही कहती हैं कि मैं अब भी बच्चा हूँ। क़याम मुस्कुराकर बोला, इसकी सर्दी अब कुछ कम हुई थी जबकि इसकी बात पर डॉक्टर नफ़ी में सलाह लाए, फिर से मेडिसिन देकर चले गए। अब मैं चलता हूँ। क़याम बोला, इंसानों की तरह चुपचाप बैठ जाओ। ज़रा सर्दी क्या कम हुई? अभी तुम्हें जाने की पड़ गई है। जब ज़रा बेहतर हो जाओगे तो चले जाना। प्रेशे ने से झड़का। अच्छा परी बैठ गया, डांटो तो मत। क़याम बोला, डांटो मत, दिल तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दो। क्या ज़रूरत थी यूँ पूरी रात खड़े रहने की? कौन सी मूवी देख कर आए थे? हाँ, प्रेशे ने कहा, यार एक दोस्त नाराज़ था, इसको मनाना था बस। क़याम बोला, हूँ दोस्त। प्रेशे ने सर खटका। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें एक बात बताऊँ? क़याम एक स्टडी सा बोला। प्रेशे ने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। क़याम ने मुस्कुराकर कहा,
जबकि पीछे के दिल में एक किरची सी चुभी पर बोली, कुछ नहीं, तुम अभी तक नाराज़ हो इसलिए मुझसे बात नहीं करी हो। ख़याम ने इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर पूछा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। परी ने आस्ता आवाज़ में कहा, ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है, मुझसे तो कह सकती हो, आखिरकार हम दोनों दोस्त हैं। ख़याम ने कहा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है इसलिए खामोशी से सो जा। परी ने कहा तो ख़याम उठा और बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, आशा आपकी परेशान हो रही होंगी। ये बोलकर ख़याम बाहर निकल गया और परी पीछे अरे अरे करती रह गई। ख़याम इधर से निकलकर सीधा घर आया तो सामने आशा खड़ी थी। इसको देखकर फ़ौरन इसकी तरफ आई, कहाँ थे तुम, सारी रात फ़ोन भी बंद था, कोई एहसास है तुम्हें कि मैं कितना परेशान हो रही थी। आशा इसके पास आती इस पर बरस पड़ी, जबकि ख़याम खामोशी से इनका अपने लिए परेशान होना देख रहा था। कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। आशा ख़याम की जानिब से कोई जवाब ना पाकर बोली, कहीं नहीं, आप ही बस परी की तरफ गया था। ख़याम जो आशा की आवाज़ से होश में आया था जल्दी जल्दी से बोला और इनको कंधों से थाम कर अंदर चल दिया। परी की तरफ, सब ठीक तो है ना, और तुम अकेली क्यों गए थे, पता है ना कि तुम्हारी तबीयत आगे ही नहीं ठीक है। आशा ने पहले परेशानी से पूछा और फिर इसे साथ इसे डांटा। ख़याम आशा को लेकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा, जी आप ही सब ठीक है, और आपको तो पता है ना कि परी मुझसे नाराज़ है तो इसे मनाने गया था, और आप ये सब बातें छोड़े और बताएं कि आप सना के घर रिश्ता लेकर कब जाएंगी। ख़याम ने इनकी बात का जवाब देकर साथ ही पूछा, तुम पहले ठीक हो जिसके बाद चलेंगे। आशा ने प्यार से इसके बाद का जवाब दे, क्या मतलब, मैं भी साथ जाऊँगा क्या। ख़याम ने फ़ौरन पूछा, हाँ तो और क्या, वैसे तुम नहीं जाना चाहते क्या। आशा ने पूछा, नहीं आप ही, मेरा मतलब है कि अच्छा नहीं लगता, वो सादा से लोग हैं, बस आप और भाई ही चले जाएं यही काफ़ी है। ख़याम ने कहा, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, पता नहीं वो लोग कैसा महसूस करते हैं। ठीक है तुम घर ही रहना, हम लोग खुद ही हो आएंगे। आशा ने ख़याम की बात से इत्तफ़ाक़ किया। तो फिर कब जा रहे हैं आप लोग, ख़याम ने बेसब्री से पूछा। इंशाल्लाह ताला हम 2-3 दिन तक चक्कर लगाते हैं, आशा ने कहा और इसकी बेसब्री देखते हुए मुस्कुरा दी। क्या बात हो रही है, असर ने अंदर कदम रखते हुए पूछा। सना के घर जाने की बात हो रही है, आशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा तो फिर कब जाना है, कब तक जाना है, असर ने आम से अंदाज़ में पूछा। मैं सोच रही हूँ कि परसों चलते हैं, क्या ख्याल है। आशा ने अपनी राय पेश की। ठीक है फिर परसों चलेंगे। परी जो कि ख़याम के इसी तरह से जाने की वजह से परेशान हो चुकी थी, अपने कमरे में आकर न जाने कब से इसे कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी, मगर इसका नंबर था कि मुसलसल बन जाता है। इसको डर लग रहा था कि ख़याम घर पहुंचा भी है कि नहीं। अचानक इसे आशा का ख्याल है तो इसने बगैर सोचे समझे फ़ोन मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं। आप कॉल अटेंड होती ही परी ने आशा से पूछा, वालेकुम सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आशा ने प्यार से कहा, मैं भी ठीक हूँ। आप ही, ख़याम घर ही है। परी ने पूछा, हाँ घर ही है, क्या हुआ, फिर से लड़ाई तो नहीं होगी। आशा ने इसे चिढ़ते हुए कहा, नहीं आपकी ऐसी कोई बात नहीं, बस इसका नंबर बन जा रहा था तो मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। पर परी अपनी सफाई देती हुई बोली, अच्छा मैं तो बस मजाक कर रही थी, बोलो करवाऊँ बात। आशा ने पूछा, जी आप ही करवा दें। परी जल्दी से बोली कि कहीं वो मुकर ही ना जाए, जबकि दूसरी जानिब आशा इसकी जल्दी देख कर मुस्कुरा दी। आशा ने जाकर ख़याम के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए। आवाज़ सुनकर आशा ने दाखिल हुई तो ख़याम जल्दी से बोला, अरे आप ही, आप मुझे बुला लेती, खुद क्यों ज़हमत की। ख़याम आशा को देखकर जल्दी से बोला, अरे नहीं, ये बस परी का फ़ोन आया था, इसने तुमसे बात करनी है, ये लो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर काम है। आशा इतना कहकर नीचे चले दी। अस्सलाम वालेकुम, ख़याम ने कहा, वालेकुम सलाम, कहाँ थे तुम, कब से कॉल्स और मैसेज कर रही हूँ, नंबर क्यों बन जा रहा है। परी तो इसके सलाम लेते ही फट पड़ी, जबकि ख़याम मुस्कुरा दिया। क्या हो गया है, तुमसे कुछ पूछा है मैंने, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। परी इसके जवाब ना देने पर फिर से गुस्से से बोली थी, अरे यार मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए बंद है, अभी चार्जिंग पर ही लगाकर ऑन ही कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन आ गया। ख़याम जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, कहीं वो मोबाइल में से ही ना मारना शुरू कर दे, क्यों बैटरी क्यों ख़त्म होगी, आखिर ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम मोबाइल पर। परी ने गुस्से से कहा, गुस्से से बोली, इसका गुस्सा की सूरत कम नहीं हो रहा था, मैं मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। ख़याम ने हंसकर कहा, क्या कहा तुमने, गेम्स खेल रहे थे, तुम्हारी तो, अरे यार मजाक कर रहा था। ख़याम ने इसकी बात काट कर कहा, अच्छा सब बातें छोड़ो और बताओ कि क्या करने लगे हो। परी बात बदलते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस मेडिसिन लेकर सोने लगा हूँ। ख़याम आम से अंदाज में बोला, अच्छा ठीक है तुम अब आराम करो, अल्लाह हाफिज़। परी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। पागल लड़की, ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा और बाहर जाकर आशा को इसका मोबाइल वापस किया और वापस आकर सो गया। 2 दिन बाद, अभी आप लोग कब तक निकले, ख़याम ने पूछा। बस कुछ ही देर में निकल हैं, आशा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद असद अंदर दाखिल हुआ और बोला, चलें जी चलें। आशा ने कहा और इसके साथ ही आशा, असर, रिमशा, अहमद निकल गए। इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। असद ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो शख्स बोला, जी हम ख़याम के घर वाले हैं। आशा ने तारुफ करवाया। अरे माशाल्लाह, आप ख़याम बेटे के घर वाले हैं, अंदर आए ना प्लीज़। वो शख्स खुशदिली से बोला और इनको लेकर अंदर चला गया। इधर अंदर जाकर इसने इन सबको ड्राइंग रूम में बैठाया और खुद सना को आवाज़ें देने लगा। सना सना जल्दी से बाहर आ, देखो कौन आया है। सना अपने बाप की आवाज़ पर जल्दी से बाहर आया और इन सबको देखकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सना ने मुस्कुरा कर पूछा। वालेकुम सलाम, सब ने एक के साथ जवाब दिया। इसके साथ ही आयशा और रिमशा सना के गले लगी और अहमद ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। सना जाओ, जाकर मेहमानों के लिए चाय बनाओ।
सना के वाले ने कहा तो सना चली गई। वैसे अंकल आपका नाम क्या है और आपकी फैमिली में कौन कौन है? अहमद ने पूछा। बेटा मेरा नाम फैज़ान है, मेरी 2 बेटियां हैं, एक सना और दूसरी हिना। इनकी माँ को 5 साल पहले इंतकाल हो गया। अब मेरी दोनों बेटियां ही मेरी कुल कायनात है। फैज़ान साहब ने कहा। और हमें सुनकर अफसोस वाला, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अहमद ने कहा। आमीन सब ने मिलकर कहा। दरअसल अंकल हम यहाँ पर अपने भाई ख़याम के लिए आपकी बेटी का सना का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। असद ने बात शुरू करते हुए कहा। हम अपने भाई ख़याम के लिए आपकी बेटी के सना का रिश्ता मांगने आए हैं। असद ने बात शुरू करते हुए कहा। जबकि असद की बात सुनकर बाहर खड़ी सना के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। सना मुझे ये बात बताई थी। फैज़ान साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या अंकल? असद ने परेशानी से कहा। मगर ख़याम और सना भी बहुत छोटे हैं। ख़याम अभी तक कोई काम वगैरह भी नहीं करता। फैज़ान साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। अंकल आप फ़िक्र ना करें, हम इंशाल्लाह ताला आपकी बेटी को भूखा नहीं रखेंगे। जहाँ तक बात है ख़याम और सना के छोटे होने की, तो मेरे ख्याल में हमें टाइम से अपने बच्चों के फ़राइज़ से निभा लेने चाहिए। असद ने बात को संभालने वाले अंदाज में कहा। मगर अभी मेरी बेटी पढ़ रही। फैज़ान साहब ने एक और मसला पेश किया। इस दौरान सना और हिना ने मिलकर चाय का सामान लगाया। जी हम जानते हैं और ख़याम दोनों ही एक क्लास में हैं, इनका आखिरी साल है। असद ने कहा। चलें हम आपको कल तक बता देंगे। फैज़ान साहब ने कहा। ठीक है फिर हमें इजाज़त दें। असद ने कहा। अरे आप लोग कुछ मज़ीद रुक जाते। फैज़ान साहब ने कहा। अरे नहीं आगे ही देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। असद कहा। और वो लोग सब मिलकर चले गए। जबकि आशा ने इस दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। असद को ये बात बहुत महसूस हुई, मगर इसने घर जाने से पहले इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया था। आशा लोगों के भेजने के बाद ख़याम ने परी को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम ख़याम कैसे हो? परी ने कॉल पिक करने के बाद पूछा। ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ है? ख़याम ने कहा। बाद में सस्पेंस डाला। क्या हुआ है? परी ने जल्दी से पूछा। आज आप ही लोग सना के घर गए मैं रिश्ता लेकर। और ख़याम ना जाने क्या बोल रहा था, मगर परी सुनकर ही कहाँ रही थी? वो तो अटक ही गई थी। अरे क्या हुआ? तुम सुन भी रही हो कि नहीं? ख़याम की आवाज़ पर वो होश में आई। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि दादो बुला रही हैं, मैं इनकी बात सुनने जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। परी ने कहकर कॉल काट दी। जबकि ख़याम अरे अरे करता रह गया। इसको क्या हुआ? ख़याम ने खुद से कहा और अंदर चला गया। ख़याम कहाँ है? आयशा ने घर में दाखिल होते हुए पूछा। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। फ़ातिमा ने कहा। जिस पर आयशा सर हिलाती ऊपर चली थी। इसकी खामोशी असद को खटक रही थी। आयशा कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में थी। वो वीरान कमरे में बैठी कड़ियाँ जोड़ रही थी। दफ्तर में उठी, इसने अलमारी खोली और अंदर से एक पुराना एल्बम निकाला। ये इसकी फूफो की शादी का एल्बम था। वो इसलिए बेड पर आ बैठी। एल्बम खोलने से पहले इसने दिल में दुआ की कि इसकी ख़दशात गलत साबित हों। पर गहरी सांस लेकर इसने एल्बम खोला। वो बगैर पुत्रियों को हरकत दी एक एक करके एक सफ़ा पढ़ रही थी। दफ्तर की तस्वीर पर वो रुकी। इसने आंखें बंद करके खोली। जिसका डर था वही हुआ। तब दरवाज़ा खोला। मामा आप लोग आ गए हैं? 10 साला आदल भाग इसके पास आए। आयशा ने एल्बम बंद करके साइड टेबल पर रखी। जी मेरा बच्चा आ गया। आयशा प्यार से माथे पर आइस के बाल हटाते हुए बोली। मामा वो कहाँ? वहाँ क्या हुआ? क्या वो लोग मान गए? चाचू की शादी कब हो रही है? आदिल ने जोश से पूछा। इसके अंदाज पर आशा मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि वो सोच कर बताएंगे। और आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? सुबह तो स्कूल भी जाना है। चलो शाबाश अपने रूम में जाओ। और भाई कहाँ है? आशा ने पूछा। वो तो कब का सो चुका है, मैं आपका वेट कर रहा था। आदिल ने कहा। चलो मेरा बच्चा जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। आशा ने प्यार से इसके सर पर बोसा दी, जिस पर मुस्कुराते हुए उठ गया। और वो भी गहरी सांस लेती चेंज करनी उठ गई। अब तो फैसला किस्मत के हाथ में था। आशा चेंज करके बाहर आई तो असद बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। और वो रूम में लाइट्स ऑफ करती सोने के लिए लेट गया। असद अभी भी साइड लैंप पर रोशनी में बैठा था, जबकि आशा बस छत को घूर रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसका ज़हन बस एक ही जगह पे अटका हुआ था। क्या सोच रही हो? असद ने किताब रखते हुए पूछा। कुछ नहीं। आशा गहरी सांस लेकर बोली। असद का को इसका अंदाज खटक रहा था। कुछ तो है, जब से आई हो तब से खामोश हो। वहाँ भी बिल्कुल खामोश थी। कुछ हुआ है क्या? असद ने पूछा। नहीं बस ऐसे ही। एक बात बताएं, कुछ दिन पहले फूफा का वकील आया था, क्या कोई काम था? आयशा ने पूछा। हाँ वो ज़ैनब फूफो वाला घर और बिजनेस ख़याम के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है ना। फूफा की वसीयत थी कि जब वो 22 साल का हो जाएगा तो सब कुछ इसके नाम पर मुंतकिल हो जाएगा, इसलिए वकील आया था। असद ने कहा। फूफा का बैंक बैलेंस भी था क्या? वो भी? आयशा ने पूछा। हाँ वो भी। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? असद ने पूछा। नहीं बस ऐसे ही, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दें? आयशा आंखें बंद करती बोली। असद ने भी मज़ीद कुछ ना पूछा, वो भी लाइट ऑफ करता आंखें मूंद गया। बाबा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर बैग कंधे पर डालती बोली। बेटा नाश्ता? आदम साहब ने कहा। बाबा भूख नहीं है, मैं पहले ही लेट हूँ, कॉलेज में कुछ खा लूँगी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर बोलती तेज़ी से बाहर निकल गया। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। आदम साहब बोले। इस लड़की का तो वाकई ही अल्लाह हाफ़िज़। दादो सर झटक कर बोली, जिस पर आदम साहब ने नफ़ी में सर लाया। प्रेशर तेज़ी से बाहर निकली थी जब एकदम चूँकि मोहतरमा जल्दी करे, पूरे 10 मिनट लेट हैं आप। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेशर ने पूछा। हम अपनी ड्यूटी पर दोबारा से हाजिर हैं, आप जल्दी करो वरना सारे कॉलेज के सामने बेइज्जती होगी। ख़याम ने कहकर बाइक स्टार्ट की। प्रेशर खामोशी से पीछे आ बैठी। ख़याम ने बाइक सड़क पर डाल दी। क्या बात है, तुम्हारे यहाँ रमज़ान शुरू हो गया है क्या? ख़याम ने पूछा। क्या मतलब? प्रेशर ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि चुप का रोज़ा क्यों रखा है? जितनी मिर्च मसाले वाली खबरें मैंने कल तुम्हें दी, इस हिसाब से तो तुम्हारे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए थी, पर तुम तो बिल्कुल खामोश हो। ख़याम ने
कहा परीक्षा ने आंखें बंद करके खोली, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा एक टेस्ट है, इसकी टेंशन हो रही है। परीक्षा ने बहाना बनाया, अच्छा तो ये बात है, चलो फिर शाम में बैठ के तसल्ली से बात करेंगे, तैयार है ना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, और खबरदार जो कोई भी बहाना किया। तो क़याम ने कहा, वो जो कुछ कहने वाली थी एकदम चुप हुई। क़याम ने इसे कॉलेज के बाद ड्रॉप किया और खुद यूनिवर्सिटी के निकल गया। असद अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था, जब इसका फ़ोन बजा, इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। हेलो, वो कॉल रिसीव करता बोला, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मैं फैज़ान बात कर रहा हूँ, सना का वालिद। फैज़ान साहब ने कहा, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? असद ने मुस्कुरा कर पूछा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे रिश्ता मंजूर है। लेकिन फैज़ान साहब रुके, लेकिन असद ने पूछा, लेकिन अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बच्चों की पढ़ाई के बाद होगी। फैज़ान साहब ने कहा, जी बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे, फिर इस जुम्मे को निकाह रख लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो। असद ने कहा, जी ठीक है, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। फैज़ान साहब ने कहा, अल्लाह हाफ़िज़। असद ने कहकर कॉल काट दी। फिर घर फ़ोन करने का सोचा, लेकिन फिर सरप्राइज़ देने का सोच कर रख दिया। हेलो, प्रीशा कॉल रिसीव करती बोली, मोहतरमा डिनर पर जा रहे हैं, किसी वलीमे पर नहीं, जो तुम्हारी तैयारी ही ख़त्म नहीं हो रही, जल्दी आओ। यूँ खड़े खड़े में टांगे दर्द हो रही हैं। क़याम बोला, हाँ बस आ रही हूँ। प्रीशा कॉल करती बोली। फिर इसने एक नज़र खुद को आईने में देखा और वो इस वक्त पिंक लॉन्ग फ्रॉक पर हमरंग हिजाब किए खड़ी थी। इसके बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था जाने को, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं थी कि क़याम के साथ बैठकर किसी तीसरे इंसान को डिस्कस करे। फिर वो अपना सर झटक कर नीचे चल दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने सलाम करके एक नज़र बगौर इसका जायज़ा लिया, जो कि ब्लैक पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट और लेदर की जैकेट पहने खड़ा था। चेहरे पर ज़रा सी बड़ी शेव और इसकी काली चमकदार आंखें से मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। पीछे की आंखों में ज़ख्मीपन सा उतरा। वालेकुम सलाम, शुक्र तुम आ गई, वरना मैं तो नाउम्मीद हो गया था। क़याम ने कहकर बाइक स्टार्ट की और पीछे खामोशी से बैठ गया। आप बताओ कहाँ चले? क़याम ने पूछा। कहीं भी, जहाँ तुम जाओ। पीछे ने कहा, ओके चलो फिर डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी। क़याम ने कहकर बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। स्टडी कैसी चल रही है? तो स्टडी कैसी चल रही है परी? क़याम ने ऑर्डर देने के बाद पूछा। ठीक चल रही है, तुम सुनाओ? प्रेशा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पेपर के बाद भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करूँगा। क़याम ने कहा, वो तो अब तुम्हारी शादी के बाद ही होगा ना? प्रेशा ने कहा, दिल में टीसी उठी। हाँ बस दुआ करो कि वो हाँ कर दे। क़याम ने कहा। तभी इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। एक लम्हे को तो वो बिल्कुल ठहर गया। प्रेशा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसे हल्का झटका लगा, जहाँ सना किसी लड़के का बाजू थामे चली आ रही थी। साथ में उसे हंस कर कुछ कह भी रही थी। उसने स्लीवलेस रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, साथ मेकअप और ज्वेलरी पहने वो काफ़ी तैयारी के साथ आई थी। प्रीशा ने क़याम को देखकर इसकी आंखों में वाज़ेह ना गौरी थी। मैं आता हूँ। क़याम बोलता उठ गया। प्रीशा ने मुड़कर से देखा, वो इनकी टेबल की तरफ जा रहा था। सना, क़याम ने पास जाकर पुकारा। सना एकदम चौंके से देखा, इसके चेहरे के रंगत वाज़ेह तौर पर उड़ी थी। क़याम तुम यहाँ? सना खुद को कंपोज करती बोली। इसके साथ बैठे लड़के ने अजीब नज़रों से क़याम को देखा, जैसे इसकी मुतालकत पसंद ना आई हो। मैं परी के साथ डिनर करने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? क़याम ने पूछा। ये कबीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और कबीर, ये क़याम है, मेरा क्लास फेलो। सना ने क्लास फेलो पर काफ़ी जोर देकर कहा, जिस पर करीब ने एक जांचती नज़र क़याम पर डाली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कबीर ने क़याम के आगे हाथ फैलाया। क़याम ने एक नागवार नज़र इस पर डाली, फिर इससे हाथ मिलाया। आओ तुम भी हमारे साथ डिनर करो। सना ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर कबीर ने एक तेज़ निगाह इस पर डाली। नहीं थैंक यू, तुम लोग एंजॉय करो। क़याम बोलता अपनी टेबल पर जा बैठा। कौन है वो? प्रेशा ने पूछा। दोस्त है कोई? क़याम ने कहा। इसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। कबीर की वजह से नहीं, सना की ड्रेसिंग और इसकी कबीर से फ्रेगनेंस की वजह से। वेटर ने इनका ऑर्डर सर्व किया, लेकिन क़याम की भूख तकरीबन मर चुकी थी। प्रेशा बस गौर से देख रही थी, वो गुस्से में लगता था। थोड़ी देर बाद सना और कबीर वहाँ से निकल के घर में सब कैसे हैं? प्रेशा ने इसका ध्यान हटाने के लिए बात शुरू की। सब ठीक है, तुम बताओ दादो कैसी? क़याम गहरी सांस लेता हुआ बोला, ठीक है, तो तुम मिलने आ जाना, तुम्हें याद करी थी। प्रेशा ने कहा, हम आऊँगा। खैर तुम बताओ, इस वीकेंड पर क्या प्लान है? क़याम ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस एक टेस्ट है, इसकी तैयारी करूँगी। प्रेशा ने कहा, तो फिर मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। मैं बहुत दिनों से जाने का सोच रहा था, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा है, दोनों साथ चलेंगे। क़याम ने कहा, ठीक है। प्रेशा बोली। फिर वो दोनों यूँ ही इधर उधर की बातें करते रहे। क़याम आराम से खाओ, कोई पीछे लगा है क्या? फ़ातिमा ने इसे तेज़ी नाश्ता करते हुए देखा। टटका, आप ही डोंट डिस्टर्ब, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और आज मेरा टेस्ट भी है। क़याम जूस का गिलास उठाता बोला। क़याम आराम से खाओ, 10 मिनट तो लगते हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुँचने में। रिक्शा का नहीं, आप ही मुझे अभी परी को भी ड्रॉप करना है, इसलिए लेट हो रहा हूँ। क़याम पराठा मुँह में डालता बोला, चाचू चाची को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, चुप चाप पराठा खाओ, वरना थप्पड़ों से नाश्ता करवाऊँगा। क़याम इससे घूर कर बोला, ये सही है, अभी चाची आई नहीं है, आपने हमें पहले से ही पराया कर दिया है, भूल के बचपन का प्यार। आदिल दुख से बोला। क़याम ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। कौन सा बचपन का प्यार? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। क़याम बोला, हाँ, अब हम थोड़ी ना याद होंगे, क्योंकि अब तो बस चाची याद है आपको, है ना? हैदर बोला। क़याम ने इसे खाजाने नज़रों से देखा। बाकी सब भी बस हंसकर ने देख रहे थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, फैज़ान साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने हाँ कर दी है, इस जुम्मे को निकाह रखा है। सर ने मुस्कुरा कर कहा, याहू, हम भी शॉपिंग करेंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे। आदिल और हैदर की यक ज़बान होकर बोले, बिल्कुल नहीं, दोनों उठो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, चलो स्कूल दोनों, और तुम भी उठो, देर नहीं हो रही तुम्हें। आयशा ने तीनों को झड़का, जा रहा हूँ। क़याम फ़ौरन उठता बोला और आदिल और हैदर भी मुँह बनाकर नाश्ता करने लगे।
बस भी करें मामा, हम थक गए हैं। आदिल ने आयशा से कहा। सब ख़वातीन पिछले 3 घंटों से मॉल में घूम रही थी। साथ क़याम, आदिल और हैदर भी थे, जो कि बस मस्कीन शक्ल बनाए इनके बैग्स उठाने का काम कर रहे थे। प्रीशा को आयशा ज़बरदस्ती लेकर आई थी। मैं क्या करूँ? हाँ, इनसे बोलो, जिनकी शॉपिंग ही पूरी नहीं हो रही। आयशा झिंझलाकर बोली। आखिर वो भी ज़बरदस्ती लाई गई थी। क़याम, सना के लिए निकाह का जोड़ा भी ना ले, अब आए तो हैं। नाजिश ने कहा, ठीक है आपी, जैसी आपकी मर्ज़ी। क़याम बोला, ओ मिस्टर, हमने थोड़ा ना लेना है, ये काम तो तुम्हारा है। ये बैग से इधर पकड़ा और ख़ुद ड्रेस पसंद करो। और इमशान इसके हाथ से शॉपिंग बैग पकड़ती बोली, लेकिन मुझे क्या पता कौन सा ठीक रहेगा। क़याम ने कहा, जाओ तो सही। फातिमा से ज़बरदस्ती बाहर धकेला। क़याम एक शॉप में गया। काफ़ी ड्रेसेस देखने के बाद भी इससे कुछ समझ ना आया तो इसने प्रीशा का नंबर मिलाया। हेलो, क्या हुआ क़याम, कॉल क्यों कर रहे हो? प्रीशा ने पूछा। परी, ज़रा साथ वाली शॉप में आना, थोड़ी हेल्प चाहिए। क़याम ने कहा, कैसी हेल्प? प्रीशा ने पूछा। आओ तो सही, बताता हूँ। क़याम ने क्या कॉल काट दी। प्रीशा भी एक नज़र सबको देखती बाहर चली गई। क्या हुआ? प्रीशा ने पूछा। आपी ने मुझे ड्रेस पसंद करने भेज दिया है। बंदा पूछे, मुझे क्या पता, ऐसे मौके पर लड़कियां क्या पसंद करती है, तुम ज़रा हेल्प कर दो। क़याम ने कहा। प्रीशा ने गहरी सांस ली, फिर ड्रेस देखने लगी। ये परफेक्ट रहेगा। प्रीशा ग्रे कलर की मैक्सी को देखकर बोली, जिस पर मोती का काम हुआ था। वो ड्रेस वाकई बेहद प्यारा था। नाइस चॉइस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, इसे यकीनन बहुत पसंद आएगा। क़याम ने कहकर ड्रेस सेल्स बॉय को पैक करने को कहा, जबकि प्रीशा ने चेहरा झुकाकर न जाने कितने आंसू अंदर उतारे। इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी, ये बस वही जानती थी, या इसका खुदा। क़याम, ये आयशा, ये क़याम अभी तक क्यों नहीं आया, सब पूछ रहे हैं। असर ने आयशा से पूछा। आज क़याम का निकाह था, फंक्शन लॉन में रखा गया था, मुझे नहीं पता, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आयशा बोली, उफ, कहाँ चला गया ये लड़का, हद होती है लापरवाही की। असर ने कहा। तभी क़याम आदम साहब के साथ अंदर आता दिखाई दिया। कहाँ थे तुम, कब से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इसने पूछा। क़याम ने स्पार नज़रों से इसे देखा। वो बस एक काम आना पड़ा था, इसलिए देर हो गई। क़याम बोला। इसके अंदाज़ पर असर को कुछ अजीब सा लगा। आयशा जबकि नॉर्मल तासुरात से देख रही थी। चलो जाओ, स्टेज पर बैठो, सब इंतजार करे। असर ने कहा, जिस पर वो सर हिलाता स्टेज पर जा बैठा। खालू जान पीछे कहाँ है? आयशा ने पूछा। वो देखो, चली आ रही है अपने दादों के साथ। आदम साहब ने मुस्कुराकर पीछे इशारा किया, जिस पर आयशा ने मुड़कर देखा, जहाँ पर प्रीशा अपनी दादों का हाथ पकड़े चली आ रही थी। सुर्ख रंग की मैक्सी पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने इनके पास आते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरें बस से बचाए। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर प्रीशा फीका सा मुस्कुराई। आमीन। प्रीशा बोलती स्टेज की तरफ बढ़ गई। बार बार आंखों में आई नमी वो पीछे धकेल रही थी। खालू जान, आपसे एक काम कहा था। आयशा ने आदम साहब से कहा। फिक्र मत करो बच्चे, तुम्हारा काम हो गया, बस अब शादी इंजॉय करो। आदम साहब ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराते स्टेज की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम मुबारक हो। क़याम प्रीशा स्टेज पर आती बोली, वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। पर इतनी देर कहाँ लगा दी? क़याम ने एक नज़र बगौर से देखकर पूछा। वो बाबा पता नहीं कहाँ चले गए थे, इसलिए देर होगी। प्रीशा ने कहा, जिस पर क़याम ने महज सर लाया। सना नहीं आई अभी? प्रीशा ने पूछा। नहीं। क़याम ने ये लफ्ज़ी जवाब दिया। तभी सद प्रशांत सा स्टेज पर आया। क्या हुआ भाई? क़याम ने स्पार लहजे में पूछा। क़याम, वो सना घर छोड़कर चली गई। इसके बाबा का फ़ोन आया था कि उन्होंने माज़ा कर ली है, अब क्या करेंगे? सब लोग पूछ रहे हैं कि निकाह कब होगा। सब प्रशांत सा बोला। प्रीशा ने चूमकर क़याम को देखा और इसके तासर बिल्कुल स्पार थे। ये क्या तरीका है भाई, इन लोगों को अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज़्ज़त का ही ख्याल कर लेना चाहिए। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? उमर ने कहा। बिल्कुल ठीक है, हमारे सब रिश्तेदार यहाँ हैं, सब पूछ रहे हैं कि निकाह कब होगा, हम क्या कहेंगे लोगों को? आयशा ने गुस्से से कहा। मैं क्या करूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे 20 सब जाने वाले यही हैं, दोस्त रिश्तेदार बिजनेस पार्टनर सब मौजूद हैं। यहाँ अगर निकाह ना हुआ तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। असद पर परेशानी में सलता हुआ बोला। वो सभी परेशान करते, बस एक क़याम था जो सपाट नज़रों से सबको देख रहा था। क्या बात है, क्या हुआ, आए क्यों नहीं वो लोग अभी तक? आदम साहब स्टेज पर आते हुए पूछा। नहीं आ रहे वो लोग, इनकार कर दिया उन्होंने। फातिमा ने कहा। क्या? पर यूँ अचानक, और ये इतने लोगों से हम क्या कहेंगे? आदम साहब ने पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर निकाह ना हुआ तो लोग बहुत बातें करेंगे। असद बोला, जिस पर आदम साहब को सोच में पड़ के दफ्तर ने इनकी नज़र पीछे पर पड़ी, जो कि परेशानी से सबको देख रही थी। एकदम इनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। असद, मेरी बात सुनो ज़रा। आदम साहब असद को लेकर कोने में जाकर खड़े हो गए। प्रीशा ने क़याम को देखा, जो कि स्पार नज़रों से सामने देख रहा था, जहां आदम साहब और असद खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। प्रीशा, मेरी बात सुनो ज़रा, आदम साहब ने प्रीशा को कहा। तभी असद के बुलाने पर क़याम उठ गया। जी बाबा। प्रीशा आदम साहब के साथ एक तरफ खड़ी होती बोली, बेटा मेरी बात तहम्मुल से सुनना, मुझे पता है ये सब कुछ अचानक है, पर बेटा ये लोग बहुत मुश्किल में है, निकाह होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बातें करेंगे। आदम साहब ने कहा। क्या मतलब बाबा, मैं समझी नहीं। प्रीशा ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारा क़याम का निकाह हो जाए। आदम साहब ने कहा, बाबा पर देखो बेटा, अभी जो हालात हैं ये ज़रूरी है, प्लीज़ बेटा बात को समझो। आदम साहब ने कहा, लेकिन बाबा क़याम तो सना को पसंद करता है, तो फिर मैं कैसे? प्रीशा को कुछ समझ नहीं आई। देखो बेटा, वो लोग तो आ नहीं रहे और इस लड़की ने भी क़याम की कोई परवाह ना की। अब अगर तुम भी इसका साथ ना दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? प्लीज़ मान जाओ बेटा, क़याम के बहुत एहसान है हम पर, प्लीज़ मेरा बच्चा। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा सोच में पड़ गई। बाबा क़याम नहीं मानेगा। प्रीशा ने मन में आई बात कह दी। बेटा असद इससे बात कर रहा है, तुम प्लीज़ हाँ कर दो। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशा ने नाचार हाँ कर दी। फिर एक नज़र दूर खड़े क़याम पर डाली, जो कि अभी भी स्पार्ट सा खड़ा सामने बोलते असद और आयशा को सुन रहा था। इसके तासुरात से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इसे इन
की बात पसंद आ रही या नहीं। प्रीशा गहरी सांस लेती स्टेज पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद ख़याम भी इसके बराबर आ बैठा। प्रीशा ने गर्दन मोड़कर से देखा और इसके तासुरात तो बिल्कुल सपाट थे। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए। प्रीशा और ख़याम का निकाह हुआ, जिस पर सबने सुकून का सांस लिए। खाना सर्व होने के बाद मेहमान जाने लगे। अब बस घर वाले बाकी थे। अब हमें भी चलना चाहिए। आदम साहब बोलते उठ गए। प्रीशा भी उठ खड़ी हुई। वो जाने से पहले ख़याम से बात करना चाहती थी, पर इसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फ़ोन पर बात करने का सोच कर आदम साहब के साथ घर आ गई। दिल के किसी कोने में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मन चाहा हम सफ़र मिल जाना भी खुशकिस्मती की बात थी। प्रीशा, तुम्हारी बात हुई ख़याम से? रात के खाने पर आदम साहब ने पूछा। आज प्रीशा के निकाह को 1 हफ़्ता गुजर गया था। इस 1 हफ़्ते ना तो ख़याम मिलने आया था और ना ही वो इसकी कॉल रिसीव करा था। इस 1 हफ़्ते में प्रीशा के दिल पर बहुत सा बोझ डल गया था। नहीं बाबा, मेरी कोई बात नहीं हुई। प्रीशा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वो बिज़ी होगा, जब फारिग होगा तो खुद ही तुम्हें कॉल कर लेगा। आदम साहब ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, जिस पर इसने महज सर हिला दिया, वरना दिल तो बहुत वीरान हो रहा था। मुसलसल बजती फ़ोन की घंटी से प्रीशा की आंख खुली। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया, फिर एक नज़र वॉक क्लॉक को देखा। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? हेलो। प्रीशा कॉल रिसीव करते बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर परी। हैप्पी बर्थडे टू यू। फ़ोन में गूंजती आवाज़ की प्रीशा ने पट से आंखें खोली। सारी नींद एकदम उड़ चुकी। ख़याम तुम? प्रीशा ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं जल्दी से नीचे कब से खड़ा हूँ, ख़याम ने कहा, जिस पर प्रीशा ने जल्दी से उठकर बालकनी में बाहर झांका, जहाँ वो आज भी हमेशा की तरह बाइक के साथ टेक लगा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ख़याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस वक्त प्रीशा ने फ़ोन से पूछा। भाई तुम्हारा बर्थडे है तो क्या अब हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? अब बातें ना करो, जल्दी नीचे आओ। ख़याम ने कहकर कॉल काट दी। प्रीशा ने एक नज़र से देखा, फिर जल्दी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। ख़याम ने एक नज़र बगौर से देखा। वो इस वक्त पीले रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस अपनी आम सुलिये में भी वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर लगा दी, चलो चले। ख़याम बाइक स्टार्ट करता बोला। इसका अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था। ख़याम, मुझे हाँ, तुम्हें बहुत कुछ पूछना है, मैं जानता हूँ, फिक्र ना करो, किसी अच्छी सी जगह पर आराम से बैठकर सारी स्टोरी सुनाऊंगा, अब बैठो भी। ख़याम इसकी बात काट कर बोला, जिस पर वो कन्फ्यूज सी बैठी। ख़याम ने बाइक स्टार्ट सड़क पर डाल दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे, चॉकलेट केक के साथ वो और कुछ लोग ही। ख़याम ने मुस्कुरा कर पूछा, ख़याम प्लीज़ ये नौटंकी बंद करो, मुझे बताओ ये सब क्या था? तुम पिछले 1 हफ़्ते से कहाँ थे? ना मेरी कॉल उठा रहे थे, ना मिलने आ रहे थे। प्रीशा ने पूछा। बाबा बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? बारी बारी बताता हूँ। पहली बात, मैं पिछले 1 हफ़्ते से मुल्क से बाहर थे, एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था दुबई। ख़याम ने कहा, दोस्त कौन? दोस्त? प्रीशा ने पूछा। अरे वो मेरा दोस्त है ना कबीर, तुम जानती हो, वो जो इस दिन रेस्टोरेंट में भी मिला था, याद आया? ख़याम ने कहा। प्रीशा ने कुछ पल सोचा, फिर एकदम दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो जो इस दिन रेस्टोरेंट में सना के साथ था? प्रीशा ने पूछा। हाँ वही, वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, इसकी शादी में गया था। पता है इसकी शादी किससे हुई है? ख़याम ने कहा, किसी से? प्रीशा ने पूछा। सना से। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर प्रीशा की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। क्या? प्रीशा ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, तुम जानती हो सना कौन है? ख़याम ने थोड़ी तले हाथ रखकर पूछा। प्रीशा ने आईब्रो चाकर से देखा। सना मेरी कज़न है, मेरे चचा की बेटी, और कबीर काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। मुझसे शादी वो मजबूरी की तहत कर रही थी। तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले बाबा के वकील आए थे? बाबा ने वसीयत की थी कि जब मैं 22 साल का हो जाऊँगा तो इनका सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए अब मेरा कुछ भी मेरे चचा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर सना को मेरे पीछे भेजा। वो चाहते थे कि एक बार निकाह हो जाए, फिर वो मुझे रास्ते से हटा दें ताकि मेरा सब कुछ इनके पास आ जाए। इसलिए वो नाम बदल कर हमसे मिले। इन्हें लगा था कि इतने सालों बाद कोई इन्हें नहीं पहचान पाएगा। लेकिन ख़याम रुका, जबकि प्रीशा बगैर पलके झपकाए से सुन रही थी, जो कि मज़े से बोल रहा था कि इसे मारने की प्लानिंग हुई थी। लेकिन प्रीशा ने पूछा, लेकिन आशा आपी इन्हें पहचान लिया? बाकी तसल्ली शादी के एल्बम में इनकी तस्वीर देखकर हो गई थी। सो उन्होंने मुझसे से बात की और मैंने सना से, फिर इसने सारी बात मनोतन मुझे सुनाई। वो बेचारी भी मजबूर थी, बस एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। इसलिए तुम्हारे बाबा की मदद से मैंने इसे निकाह के वक़्त गायब करवा के दुबई भिजवा दे। 1 मिनट, ये बाबा किधर से आ गए और ये सब तुमने किया? प्रीशा ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल मैंने किया। तुम्हारे बाबा निकाह से 1 दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने एक बात बताई थी जो कि मेरी परी मुझे इतने सालों में नहीं बता पाई थी। तब मैंने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि इसकी बात पर प्रीशा ने चूम कर से देखा। दिल एकदम तेज़ी से धड़का था। क्या कहा तुमसे बाबा ने? प्रीशा ने पूछा। यही कि इनकी बेटी अपने बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत करती है और ये कि वो इसके बगैर रह नहीं सकती, सो मैं ये शादी ना करूं, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। वैसे क्या ये सच है? ख़याम ने मुस्कुरा कर पूछा। जबकि इसकी बात पर प्रीशा ने गला तर किया। कुछ देर से देखा, फिर एकदम आंखों में गुस्सा धरा। यानी कि बाबा के कहने पर तुमने मुझसे निकाह किया और मुझे लगा था कि तुम्हें लगा था कि मुझे भी
बैठे बैठाए इश्क का भूत चढ़ गया है, छी छी कितनी फिल्मी सोच है तुम्हारी, खैर छोड़ो चलो केक काटते हैं, ख़याम ने कहा और प्रीशा ने कहरुदा नज़रों से देखा, फिर एकदम उठकर बाहर निकल गई। ख़याम भी पुरसकून चाल चलता इसके पीछे आया, केक को पैक करवा कर वो बाहर आया जहाँ उसकी बाइक के पास खड़ी थी। मुझे घर छोड़कर आओ, प्रीशा ने गुस्से से कहा, किस लिए, अभी तो हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे, घर छोड़कर आओ मुझे। प्रीशा ने कहा, अच्छा छोड़ आता हूँ, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। ख़याम ने पूछा, गुस्सा किस बात पर आ रहा है, सीरियसली ख़याम, क्या मुझे अभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाबा को पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें ना चल सका, और अगर बाबा तुम्हें ना बताते तो तुम्हें तो शायद कभी भी पता ना चलता। ठीक है, सना तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो तुमने सोचा क्यों ना अब पीछे पर तरस खा लिया जाए। अगर तुम्हें पता ना चलता तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाती, तुम कभी भी मेरे बारे में ना सोचते। प्रेशा ने कहा, और ख़याम बस मुस्कुरा कर से सुन रहा था। मेरी प्यारी परी, तुम्हें तो पता है कि मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, अगर मुझे पता नहीं चला था तो तुम बता देती, इसमें क्या था। अब क्या ज़रूरी था कि मैं भी किसी फ़िल्म के हीरो की तरह तुम्हें प्रपोज़ करने आता। ये दुनिया जितनी हम लड़कों के लिए है इतनी ही लड़कियों की है। जब रिश्ते बराबरी का है तो कोई भी इज़हार कर सकता है। और एक बात और, मैंने कोई तरस नहीं खाया तुम पे, समझी मुझे भी अपनी झल्ली सी परी अच्छी लगती है। तुम्हें पता है, आशा आपी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सना को छोड़ सकते हो, तो मैंने पहली फुर्सत में कह दिया कि हाँ, मैं इसके बगैर रह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि क्या तुम प्रीशा के बगैर रह सकते हो, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी परी को देखे बगैर मेरा तो दिन नहीं गुजरता, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि प्रीशा बस हैरत की मुर्द बने से सुन रही थी। बड़ी ही कोई फालतू स्पीच थी। प्रीशा बोली, फालतू स्पीच? पूरा 1.5 घंटा लगाकर याद की थी मैंने। हाय, ख़याम ने कहा, जिस पर प्रीशा ने इसे घुरी से नवाजा। घर छोड़कर आ मुझे, और मेरा केक मुझे दो। प्रीशा ने इसके हाथ से केक लेते हुए बोली, ओके मैडम, और कोई हुक्म। ख़याम बाइक स्टार्ट करता बोला, हाँ सुबह जल्दी पिक करने आ जाना क्योंकि टेस्ट है मेरा फर्स्ट लेक्चर में। प्रीशा बाइक पर बैठती बोली, और कुछ? ख़याम ने बाइक चलाते हुए पूछा, हाँ तुम्हें सुबह मुझे शॉपिंग पर ले जाना होगा, समझो। और तुम्हारे चचा का क्या बना? प्रीशा ने कहा, अरेस्ट करवाया है, सना ने भी इनके खिलाफ बयान दे दिया है, और मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा, समझी। ख़याम बोला, देखो मिस्टर हस्बैंड, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है तुम किसी और से शादी करने वाले थे। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को ना का मसला ना बनाऊं तो सारी ज़िंदगी चुपचाप मेरी मानते जाओ, समझे। प्रीशा ने कहा, जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो दोनों हंस दिए, और यूँ उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। तो कैसा लगा आपको नावल, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।